ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 631 टूर्नामेंट। हालांकि 18 ने उसकी लड़ाई की गति को धीमा कर दिया, फिर भी उसके पास पूर्ण शक्ति है। लगभग 10 मिनट के बाद ये सोचकर कि उसने दर्शकों को एक अद्भुत लड़ाई के साथ पेश करने का अपना कर्तव्य पूरा किया है, वह तेजी से आगे बढ़ी और प्रतिद्वंद्वी को मूर्ख बनाए बिना अखाड़े से बाहर फेंक दिया। अगला क्वार्टर फाइनल का आखिरी मैच है। मेजबान के परिचित परिचय के बाद मार्शल आर्ट मंदिर के भिक्षु ने गोंग मारा और अखाड़े के नीचे खड़े विदेल ने खुद को खुश किया और अखाड़े के केंद्र में कूद गया। विदेल के सामने एक 20 वर्षीय युवक खड़ा था जिसने मार्शल आर्ट स्कूल के लोगों के साथ मार्शल आर्ट की वर्दी पहनी हुई थी। जो अखाड़े में प्रवेश कर रहा है वह एक छोटी लड़की है। उसका प्रतिद्वंद्वी नैन्सी है, जो यजरोब सिटी की एक आधुनिक मार्शल कलाकार है जिसने हाल ही में यूथ मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट जीता है। उसके पास वास्तव में बुरी किस्मत है। मूर्ख, वह लड़की कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह श्री शैतान की बेटी है। उसने निश्चित रूप से श्री शैतान से सख्त प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उन्होंने कहा, फिर यह मैच शानदार होने वाला है। दर्शकों ने अपनी अपनी राय व्यक्त की। ये जानने के बाद कि विदेल शैतान की बेटी है, उन्होंने अपनी पिछली अवमानना को दूर कर दिया और अपने दिलों में प्रत्याशा से भर गए। अरे, तो वह शैतान की बेटी है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह परिचित दिखती है। जिया ने विदेल को देखा क्योंकि उसने अखाड़े में प्रवेश किया और आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका, जिसने शिलिंग और अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित किया। शिलिंग ने आश्चर्य से पूछा, उस लड़की के बारे में इतना खास क्या है? जिया मुस्कुराया और कहा, क्या आपने दूसरों से सुना है? वह शैतान की बेटी है। नॉवल USB.com शैतान? शिलिंग ने थोड़ी देर के लिए सोचा, ये सेल गैम्स से एफ्रो हेयर स्टाइल वाला आदमी है। क्या वह उसकी बेटी है? वह काफी प्यारी दिखती है और उसकी युद्ध शक्ति एक अर्थलन के लिए बुरी नहीं है। शिलिंग को शैतान की गहरी छाप नहीं थी और उसे केवल उसका फूला हुआ एफ्रो हेयर स्टाइल याद था। वह विदेल की ओर देखने के लिए मुड़ी और अपनी आंखों में हल्की प्रशंसा के साथ हल्के से सिर हिलाया। विदेल की युद्ध शक्ति निश्चित रूप से सयन से तुलना नहीं की जा सकती है, लेकिन वह कम उम्र में इस तरह की युद्ध शक्ति रखने के लिए उत्कृष्ट है। हाँ, इस उम्र में क्वार्टर फाइनल में जगह बनाना वह काफी अच्छी है। जिया ने अनुमोदन में कहा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि समय का ज्वार इतना बड़ा होगा कि विदेल, जिन्हें 16 साल की उम्र में ही यह प्रतिभा दिखानी चाहिए थी, इतनी कम उम्र में वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में भाग लेंगे और यहाँ तक कि शीर्ष 8 में भी पहुंच जाएंगे। लेकिन ये भी दिलचस्प है, जिया ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसके मुंह के कोने एक चाप में घूम रहे थे। अखाड़े में मैच शुरू हो गया था। विदेल का नाजुक शरीर आधुनिक मार्शल कलाकार नैन्सी के सामने खड़ा था और झुकने के बाद उसने एक हमलावर मुद्रा धारण की। स्विश, एक छाया अतीत में चमक रही थी जो धुंधली छवियों को पीछे छोड़ रही थी। क्योंकि उसकी गति बहुत तेज थी, कई दर्शक आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। लेकिन विदेल का प्रतिद्वंद्वी एक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ भी है। विदेल को हमला करते देखने के बाद उसने शांति से जवाब दिया क्योंकि वह जल्दी से आगे बढ़ी। धमाके के कारण सभी दिशाओं में बर्फीला तूफान आ गया। दो लोगों की आकृतियां आपस में उलझी हुई थीं क्योंकि वे एक दूसरे पर वार करते रहे। उनकी गति बहुत तेज थी और आम लोगों को उन्हें देखने में कुछ कठिनाई हो रही थी, जिससे जल्द ही उनकी आंखों में दर्द धुंधला होने का एहसास होने लगा। लेकिन इससे देखने वाले दर्शकों की खुशी कम से कम प्रभावित नहीं हुई। इसके विपरीत इसकी वजह से दर्शकों की भावनाएं और भी अधिक चल रही थीं, जैसे कि गैसोलीन की एक बोतल को अलाव में डाला गया था और धधकती आग भड़क उठी थी। आओ, विदेल, वे दोनों समान रूप से मेल खाते हैं। प्रतियोगी नैन्सी की गतिविधियों में तेजी आई है। ये वास्तव में एक अद्भुत लड़ाई है। निजी कमरे में जिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं, मेज पर कप उठाया जिसमें हरी चाय की पत्तियां तैर रही थीं, एक घूंट लिया और बेहोश होकर मुस्कुराया। विदेल की युद्ध शक्ति इतनी कम उम्र में 78 तक पहुंच गई है। उनकी प्रतिभा काफी अच्छी है। उचित प्रशिक्षण के साथ लॉन्च की ऊंचाइयों तक पहुंचना कोई समस्या नहीं होगी। यह मूल्यांकन पहले से ही बहुत अधिक है। अभी लॉन्च की युद्ध शक्ति 3000 से अधिक हो गई है और विदेल के लिए भविष्य में ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचना पहले से ही बहुत मुश्किल है। आखिरकार हर किसी के पास क्रिलिन और टिएन शिनहान की तरह मजबूत होने का इतना अच्छा अवसर नहीं हो सकता है। बेशक अगर विदेल मूल काम की तरह गोकू की बहू बन सकती है, तो क्रिलिन की तुलना में भविष्य की उपलब्धियों को प्राप्त करना असंभव नहीं है। ओह, वह मेरी तरह शक्तिशाली हो सकती है। पता नहीं कब लॉन्च फिर से गोरा हो गया। वह जिया के मूल्यांकन से बहुत असंतुष्ट लग रही थी। मायज ने सुनहरे बालों वाले लॉन्च पर नजर डाली और अपना सिर हिला दिया। अपनी दृढ़ता के साथ वह निश्चित रूप से आपसे आगे निकल जाएगी। अगर आपने अपने प्रशिक्षण पर कुछ विचार किए होते, तो आपके पास न केवल अब इतनी कम युद्ध शक्ति होती, जो केवल इसलिए है क्योंकि हमने आपको प्रशिक्षित करने के लिए मजबूर किया था। सुनहरे बालों वाले लॉन्च को काफी झटका लगा और बस बिना कुछ कहे साइड में बैठने के लिए चला गया। उसने प्लेट से अंगूर का एक गुच्छा उठाया और उन्हें अपने मुंह में भर लिया। विदेल हारने जा रहा है। शीलिंग ने क्षेत्र में बदलावों को बारीकी से देखते हुए निष्कर्ष निकाला। अंत में वह बहुत
छोटी थी और अपने प्रतिद्वंद्वी की तुलना में लड़ाई की लय को नियंत्रित नहीं कर सकती थी और जल्दी से प्रतिद्वंद्वी की लय में खींच ली गई थी। जैसे ही स्थिति प्रतिद्वंद्वी के नियंत्रण में आई, विदेल का चेहरा पीला पड़ने लगा और वह सांस लेने के लिए हौंफने लगी। उसकी ताकत तेजी से भस्म हो गई। ऊर्जा लहर, हल्के नीले रंग की ऊर्जा किरण उसकी हथेली से बाहर निकल गई। विदेल को ऑल आउट होने के बाद हार मिली। वह मैच हार गई, दुर्भाग्य से, मुख्य रूप से अनुभव की कमी के कारण। वह इतनी निर्णायक नहीं थी कि उसे कब हमला करना चाहिए। वह सही समय का फायदा उठाने में विफल रही और कई महत्वपूर्ण क्षणों के दौरान बहुत सारी बेकार चालों का उपयोग किया। चौथे मैच में प्रतियोगी नैन्सी जीतती है और सेमीफाइनल में प्रवेश करती है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मेजबान ने मैच के नतीजे की घोषणा की। विदेल, तुमने अच्छा काम किया, अगली बार जीतने के लिए कड़ी मेहनत करो। शैतान उसके पास आया और अपनी बेटी को सांत्वना दी। विदेल ने अपना सिर उठाया और दृढ़ता से कहा, अगली बार मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। दूसरे राउंड में सेमीफाइनल के पहले मैच में प्रतियोगी लाजुली का मुकाबला चप्पा से होगा। दोनों प्रतियोगी कृपया मंच पर आएं। मेजबान ने जोर से मैच की घोषणा की और फिर पेश किया, प्रतियोगी लाजुली, मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के पिछले चैंपियन श्री शैतान की तरह 4 साल पहले सेल गेम्स में भाग लिया था। हालांकि वह युवा दिखती है, जैसा कि हर किसी ने पहले देखा है, वह वास्तव में एक अद्भुत विशेषज्ञ है। सुनहरे बालों वाले मेजबान द्वारा परिचय एकदम सही था, जिससे तुरंत मैच का माहौल गर्म हो गया। दर्शक उत्साहित दिख रहे थे और यहाँ तक कि दूर से आए अन्य मार्शल कलाकार भी हैरान हुए बिना नहीं रह सके। शियाया ने मजाकिया लहजे में कहा, हर किसी का उत्साह चरम पर है, लेकिन दुर्भाग्य से यह बिना किसी सस्पेंस के मैच है। 18 के प्रतिद्वंद्वी के रूप में ये काफी खेदजनक था, क्योंकि शुरुआत से ही प्रतिद्वंद्वी को जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी। जैसा कि जिया ने कहा, मैच शुरू होने के बाद भी 18 के चेहरे पर एक उदासीन नजर थी, जैसे कि दुनिया में कुछ भी उसके भाव को बदल नहीं सकता था। हालांकि अतिरिक्त पुरस्कार राशि के लिए 18 ने पहले की तरह ही किया। भयंकर लड़ाई के कुछ मिनटों के बाद उसने प्रतिद्वंद्वी को बेहोश कर दिया। मैच सुचारू रूप से चले और जल्द ही यह फाइनल था। 18 बनाम शैतान। बूम, गोंग बजा और मैच शुरू हुआ। शैतान ने एक लड़ने की मुद्रा अपनाई और एक गंभीर अभिव्यक्ति की, जबकि 18 अपनी बाहों को अपनी छाती पर पकड़े हुए था, आराम से खड़ा था। उसकी नीली आंखें चुपचाप उसे घूर रही थीं। शैतान के चेहरे से ठंडा पसीना टपक रहा था। शैतान सीधे अभूतपूर्व दबाव का सामना कर रहा था। कोई कमजोर बिंदु नहीं है, उन्होंने कहा। उसका अपनी आभा पर इतना नियंत्रण है, मैं इसे बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकता। वह वास्तव में एक महान विशेषज्ञ है। शैतान कुछ घबराया हुआ महसूस कर रहा था और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। यहाँ से वह आश्चर्यजनक रूप से किसी भी आभा को महसूस नहीं कर सका, जिससे उसे दबाव महसूस हुआ, जैसा कि सेल गेम्स में भाग लेने वाले किसी व्यक्ति से उम्मीद की जाती है। बस उसका शांत स्वभाव अतुलनीय है। लाजुली नाम की यह महिला गोकू और अन्य लोगों से बहुत परिचित है, और शैतान जानता था कि वह खतरे में है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती मार्शल आर्ट के क्षेत्र में 18 का शैतान के साथ गतिरोध चल रहा था, जो कई मिनटों तक जारी रहा। भारी वातावरण में सांस लेने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। नहीं, मैं उसे कैसे हरा सकता हूँ? शैतान के माथे से धीरे धीरे पसीना निकल रहा था, क्योंकि वह घबराहट महसूस कर रहा था। जब सभी को लगा कि गतिरोध जारी रहेगा, 18 लोग चले गए। वह हल्के से आगे बढ़ी, नीचे झुकी और अचानक तेज हो गई। दरार जबरदस्त दबाव के कारण जमीन ढह गई और छोटी दरारें फैल गईं। कुछ पत्थर ऊपर गिर गए। 18 ऊपर कूद गया, तीर की तरह उड़ रहा था और बिजली की तरह तेजी से उड़ रहा था। अगले सेकंड में 18 शैतान के सामने आया। उसने अपना पैर उठाया और शैतान की ओर लात मारी। शैतान को उम्मीद नहीं थी कि 18 इतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे। उसके शिष्य एक बिंदु में सिकुड़ गए। वह एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर जल्दबाजी में चकमा दे दिया। लेकिन उन्हें अचानक एहसास हुआ कि प्रतिद्वंद्वी की गति उनकी कल्पना से कहीं अधिक है। धमाका, 18 का हमला उस पर हुआ। शैतान का चेहरा पीला पड़ गया और उसका शरीर अनियंत्रित रूप से उड़ गया, दीवार से टकरा गया। मार्शल आर्ट हॉल के किनारे पर लाल दीवार बिखर गई, जिसमें शैतान दफन हो गया। वास्तव में 18 ने पहले ही अपनी ताकत को नियंत्रित कर लिया था, अन्यथा शैतान का शरीर उसके हमले का सामना करने में सक्षम नहीं होता और तुरंत एक खूनी धुंध में बदल जाता, जो पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेने के उनके विचार के खिलाफ जाएगा। उसने पिताजी को उड़ते हुए भेजा। विदेल प्रतियोगिता हॉल के प्रवेश द्वार पर अपने हाथों को मुंह पर रखकर खड़ी थी। उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थीं। उसके दिल में शैतान हमेशा गोकू और दूसरों के बाद दूसरे स्थान पर एक महान विशेषज्ञ रहा है, और उसे पृथ्वी की मार्शल आर्ट दुनिया में शीर्ष स्थान दिया गया था। बेशक ये शैतान के बार बार उसके सामने डीम हाँकने के कारण है। पर्यावरण किसी के दृष्टिकोण को निर्धारित करता है। विदेल को नहीं पता था कि शैतान और एक वास्तविक शिखर विशेषज्ञ के बीच क्या असमानता है। इसके अलावा जब वह आमतौर पर अपने पिता के साथ लड़ता है, तो वह जिसकी युद्ध शक्ति लगभग 400 है, ने हमेशा उसे एक चाल में हराया था।
इसलिए विदेल शैतान के लिए अंधा प्रशंसा करता है। यही कारण है कि अभी जब शैतान को 18 द्वारा उड़ान भरने के लिए भेजा गया था तो वह बहुत चौंक गई थी। लेकिन जब विदेल को याद आया कि 18 एक विशेषज्ञ है जिसने सेल गेम्स में भी भाग लिया था, तो वह कुछ हद तक समझ गई। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। एक पल के लिए एक असामान्य चुप्पी थी, लेकिन तुरंत एक जोर से क्लेमर उठा। ये दृश्य एनिमेटेड चर्चाओं में फूट पड़ा। श्री शैतान को वास्तव में उड़ते हुए भेजा गया था। इसके अलावा उसके प्रतिद्वंद्वी की हरकतें शायद ही अनाड़ी थीं, जिसने उन्हें पूरी तरह से नेत्रहीन रूप से जीत लिया। क्या प्रतियोगी लाजुली वास्तव में इतना शक्तिशाली है? उसने मिस्टर शैतान को सिर्फ एक चाल में उड़ते हुए भेजा। उसके पैरों को देखो, जमीन टूट गई है। तो वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। दर्द हो रहा है। शैतान ने अपने पेट को ढक लिया और ढही हुई चट्टानों से बाहर निकल आया। उसकी आंखें खून से लथपथ हो गईं। क्या बुरी किस्मत है, मैं उसका मैच बिल्कुल नहीं हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि वह भी श्री गोकू की तरह एक सुपर विशेषज्ञ है? शैतान को अचानक याद आया कि सेल गेम्स के दौरान वह 18 गोकू और अन्य लोगों के साथ उड़ रहा था। संभावना थी कि दोनों पक्ष समान स्तर पर थे। ये सोचकर शैतान के मुंह के कोने कांपने के अलावा और कुछ नहीं कर सके और उसे अपने दिल में रोने की इच्छा महसूस हुई। हालांकि शैतान, जो एक व्यर्थ व्यक्ति था, ने गंभीर दर्द को सहन किया और शांत होने का नाटक किया क्योंकि उसने डैशिंग पोज दिया और अपनी उंगली को 18 की ओर झुका दिया। सच कहूं तो शैतान थोड़ा आशंकित महसूस कर रहा था। उन्होंने पिछले कुछ टूर्नामेंटों का अध्ययन किया था। उन्हें लगा था कि इस बार चैंपियनशिप जीतना आसान होगा, लेकिन उन्हें इतने मजबूत प्रतिद्वंद्वी से मिलने की उम्मीद नहीं थी। सौभाग्य से यह अब फाइनल है और हारना बहुत शर्मनाक नहीं होगा। बेशक इस सब के लिए शर्त यह है कि वह दयालु होगी, अन्यथा वह प्रतापी मिस्टर शैतान एक लड़की की एक चाल को भी स्वीकार नहीं कर पाएगा और विडेल के दिमाग में उसकी छवि बिखर जाएगी। उन्होंने कहा, उन्हें दया दिखानी चाहिए, यहाँ तक कि अगर मैं हार जाता हूँ तो मुझे बहुत शर्मनाक रूप से हारने न दें। शैतान उसके दिल में बुदबुदाया। 18 जैसे उसने देखा हो कि शैतान क्या सोच रहा है। लेस देन ग्रेटर देन। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अपने होंठ को काटा, शैतान की तरफ चमकाया और फुसफुसाया, अगर आप मैच के बाद मुझे पैसे दे सकते हैं तो मैं आपको थोड़ा कम शर्मनाक रूप से हारने की अनुमति दे सकती हूँ। सच में? शैतान की आंखें चमक उठीं। अब जब मुझे इस शर्मनाक स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है तो ये सबसे अच्छा है। शैतान के पास कोई अन्य कमी नहीं है, सिवाय इसके कि वह चेहरा खोने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने इस बार विश्व मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में भाग लिया। एक तो उन्हें खुजली महसूस हो रही थी और वह अपने अंगों का उपयोग करना चाहते थे, और दूसरा, उनका उद्देश्य प्रतिष्ठा हासिल करना था। मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ मिनटों के लिए धीरे धीरे लड़ूंगा और फिर तुम्हें हरा दूंगा। आपको बस मुझे बाद में भुगतान करने की आवश्यकता है। 18। उसने उसके होठों को चूमा और मुस्कुराते हुए कहा। मूल कार्य में 18 जानबूझकर शैतान से हार गया जब उसने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन इस समय 18 को उसे जीतने की अनुमति देने की कोई इच्छा नहीं थी। वह पुरस्कार राशि और भुगतान दोनों प्राप्त करना चाहती थी। जरूर। शैतान बहुत खुश हुआ और उसने इस सौदे को स्वीकार कर लिया। यह एक सौदा है, तो चलो शुरू करते हैं। सभी की नजरों के नीचे सौदा करने के बाद दोनों चमक उठे और तेजी से 20 मीटर से ज्यादा अलग हो गए। शैतान तुरंत आश्वस्त हो गया और उसने फिर से बेतुके ढंग से बोलना शुरू कर दिया। 18। उसने नाक भान सिकोड़ी और शैतान से अपने दिल में थोड़ा दुखी था। एक दिखावटी प्रदर्शन देने के बाद शैतान ने सोचा कि उसने अपनी वीरता दिखाई है, इसलिए उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और वह जोर से दहाड़ के साथ भाग गया। 18 वर्षीय बैंग ने उसके साथ भयंकर लड़ाई में शामिल होने का नाटक किया और अपनी ताकत को शैतान के समान स्तर तक कम कर दिया ताकि लड़ाई तीव्र दिखे। अब शैतान अच्छा महसूस कर रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह 400 की युद्ध शक्ति वाला व्यक्ति भी है और उसके पास कुछ कौशल है। मूल काम में जब गोकू और पिकोलो ने राडिट्स पर हमला करने के लिए मिलकर काम किया तो उनके पास समान युद्ध शक्ति थी, इसलिए शैतान के लिए इस ताकत का उपयोग कुछ साधारण मार्शल कलाकारों को मूर्ख बनाने के लिए करना केक का एक टुकड़ा था, यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि दर्शकों के बीच कई सामान्य लोग मौजूद थे। इसलिए सभी के सामने एक अद्भुत लड़ाई का मंचन किया गया जिससे वे बार बार आश्चर्यचकित हो गए। अद्भुत, यह एक शिखर स्तर की लड़ाई है। दर्शक देख रहे थे जैसे मंत्रमुग्ध हो गए हों और आह भरने से खुद को रोक नहीं सके। यहाँ तक कि अच्छे कौशल वाले मार्शल कलाकारों को भी एहसास नहीं था कि यह एक अधिनियम था। उन्होंने कहा, लाजुली जानबूझकर हार रहा है, ये बेहद गंभीर है। सुनहरे बालों वाले लॉन्च ने समस्या देखी थी। जिया मुस्कुराया, शायद वह कुछ अतिरिक्त पैसा कमाना चाहती है। इसका क्या मतलब है? जिया ने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें 18 और शैतान को गंभीरता से देख रही थीं। मूल काम में उन दोनों ने इस तरह से अभिनय किया था, लेकिन वर्तमान 18 स्पष्ट रूप से विजेता की पुरस्कार राशि को नहीं छोड़ेंगे। कभी कभी वह ये सोचता है, 18 पैसे के गड्ढे में कब गिर गए।
ये कहना उचित है कि चाहे ग्रह होंगशान या पृथ्वी पर, उसने कपड़े और भोजन के बारे में चिंता किए बिना जीवन जिया है। या ये सिर्फ खुद का मनोरंजन करने का उसका तरीका है। हालांकि इस तरह के प्रदर्शन की सराहना करना भी काफी सुखद है, जिया ने खुशी से सोचा। अखाड़े में लड़ाई चल रही थी। संगमरमर की पट्टियां थोड़ी ढीली हो गईं क्योंकि उन पर कुछ दरारें दिखाई दी। वे दोनों तेजी से आगे बढ़ रहे थे जिससे जमीन पहचानने योग्य नहीं थी। भयंकर हमले बाघों के दहाड़ने की तरह थे, जो हवा के झोंके उठा रहे थे। शक्तिशाली हवा की धाराओं के कारण उड़ने वाली धूल नीचे गिर गई, जो दर्शकों की ओर उड़ गई, जिससे उनकी आंखें बंद हो गईं। ऊर्जा लहर। शैतान के हाथों से एक हल्की नीली ऊर्जा लहर निकली, जिससे बढ़ती हुई ऊर्जा ने एक भव्य आभा को जन्म दिया, जिससे हर कोई भयभीत हो गया। एनर्जी डिस्क। ये क्रिलिन की तकनीक डिस्ट्रिक्टो डिस्क के समान था। दोनों ऊर्जाएं बीच हवा में टकरा गईं और पृथ्वी को चकनाचूर कर देने वाली गड़गड़ाहट के साथ फूट पड़ीं। इसके बाद एक भयावह विस्फोट हुआ। विस्फोट से उत्पन्न सदमे तरंगों में ऊर्जा की एक जबरदस्त मात्रा थी क्योंकि वे सभी दिशाओं में फैल गए थे। तीव्र प्रकाश किरण ने सभी की आंखों को डंक मार दिया और उन्हें अपनी आंखें बंद करने का कारण बना। अचानक गगनभेदी आवाजों के साथ उग्र हवाएं हर जगह बह गईं और पूरा आयोजन स्थल घने धुएं से भर गया। दर्शक चुपचाप देखते रहे, भौचक्के रह गए। परमाणु विस्फोट जैसे हमले ने उन्हें एक झटका दिया और उत्तेजना को लंबे समय तक शांत नहीं किया जा सका। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। जैसे ही हर कोई धीरे धीरे शांत हो रहा था, शैतान ने अचानक अपना हाथ उठाया और सबके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस समय किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि शैतान का हारना शर्मिंदा होने के लिए कुछ भी है। मिस्टर शैतान ने अपनी क्षमता साबित कर दी है। मिस लाजुली बहुत मजबूत है। टूर्नामेंट खत्म हो गया है। 27वें विश्व मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट की चैंपियन मिस लाजुली है। सुनहरे बालों वाला मेजबान अपने उत्साह से शांत हो गया और उत्साहपूर्वक टूर्नामेंट के परिणाम की घोषणा की, जिसके बाद भीड़ से गर्मजोशी से जयकार हुई। मुझे मेरा भुगतान देना मत भूलना। 18 वह शैतान के पास गया और धीरे से फुसफुसाया, मैं इसे जल्द ही आपको दे दूंगा। शैतान ने अपना पसीना पोंछा। हालांकि उन्होंने कुछ पैसे खो दिए, लेकिन वह अपने बहादुर असर को बनाए रखने में सक्षम थे और एक भी झटके में अपने प्रतिद्वंद्वी से पराजित नहीं हुए, जिसे एक छोटा सा लाभ माना जाता है। पिताजी, आपने कड़ी मेहनत की है कि मिस लाजुली बहुत शक्तिशाली है। मैच के बाद विडेल शैतान को सांत्वना देने के लिए आगे बढ़ा। हाँ, मिस लाजुली बहुत मजबूत है। विडेल भविष्य में भी उनकी तरह मजबूत होंगे। इस समय शैतान ने महसूस किया कि उसने जो थोड़ा पैसा खर्च किया था वह वास्तव में इसके लायक था। मैं कड़ी मेहनत करूंगा। विडेल ने शैतान की ओर देखा और कहा, वैसे हम श्री यजीरोब से कब मिलेंगे? शैतान ने एक मजबूर मुस्कान दी और कहा, जल्द ही, जल्द ही। ये बहुत अच्छा होगा अगर श्री यजीरोबे मुझे शिक्षुता के लिए श्री गोकू से मिलवा सकें। विडेल कल्पना में लिप्त था। दूसरी ओर 18 को विजेता की 10 मिलियन की पुरस्कार राशि प्राप्त होने के बाद उसने अतिरिक्त पुरस्कार राशि भी ली और अब जिया और अन्य लोगों के साथ रह रही थी। लाजुली, मुझे बताओ, तुमने शैतान से कितना पैसा वसूला? जिया ने 18 के कान में फुसफुसाया। 18 तब उसे आश्चर्य हुआ, तुझे कैसे पता चला? जब उसने चुपके से शैतान के साथ सौदा किया तो उसकी आवाज बहुत धीमी थी। जिया को कैसे पता चला? जिया एक गहरी नजर के साथ मुस्कुराया, मैं आपके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा जानता हूँ। फिर आपको पैसा कब से इतना पसंद आने लगा? अरे, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। 18 उसके होठों को घुंघराले कर रहे थे, उसके खूबसूरत सुनहरे बाल जिया के चेहरे के पास से लहरा रहे थे, जिससे एक शांत खुशबू आ रही थी। जिया को 18 को कुछ फुसफुसाते हुए देखकर सुनहरे बालों वाला लॉन्च तेज आवाज में चिल्लाया, अरे जिया, लाजुली, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? कुछ नहीं। 18 उसने धीरे से जवाब दिया, थोड़ी देर रुको, मुझे जाकर इतने पैसे मांगने हैं। जिया ने कंधे उचकाए और एक कोमल मुस्कान के साथ वह शिलिंग और मायस के पास चला गया और कहा, लाजुली ने अभी अभी अखाड़े में शैतान से एक बड़ी राशि की वसूली की है। ये सुनकर शिलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सोच रहा था कि भले ही वह इतनी शक्तिशाली है, लेकिन उसने इतना खराब प्रदर्शन क्यों किया? तो ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने एक सौदा किया था, novelUSB.com, लेकिन यह उसके चरित्र में फिट बैठता है। मायस मुस्कुराए। विडेल की शिक्षुता 1, अध्याय 633। विडेल की शिक्षुता 1। शहरी क्षेत्र से दूर आसपास के दृश्यों को धीरे धीरे पीली मिट्टी और चट्टानों द्वारा बदल दिया गया था। दूर से एक जेट मोटरसाइकिल जमीन से 40 सेंटीमीटर ऊपर तेजी से चल रही थी। मोटरसाइकिल के पीछे धुएं की एक लंबी पूंछ बनाने के लिए पीली रेत को लात मार रही थी। विडेल ने काले चश्मे पहने हुए थे और गोकू सिटी की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। भयंकर हवा उसके चेहरे के पास से गुजर रही थी, उसके काले बाल हवा के साथ लहरा रहे थे। वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट को खत्म हुए 2 दिन बीत चुके थे। अंत में विडेल, जिसे अपनी इच्छा के अनुसार यजीरोबे से मिलने का मौका नहीं मिला, नाराज हो गया और गोकू सिटी की सड़क पर निकल पड़ा। पिताजी ने मुझसे झूठ बोला, उनके पास मुझे श्री यजीरोब को देखने के लिए ले जाने की कोई
योजना नहीं थी। विदेल उदास महसूस किया और अकेले यात्रा पर निकल पड़ा। आधे दिन के बाद वह धीरे धीरे एक निर्जन क्षेत्र में प्रवेश किया। विदेल ने मोटरसाइकिल को सड़क के किनारे खड़ा किया, एक नक्शा निकाला और ध्यान से इसकी जांच की। कुछ और यात्रा करने के बाद मैं गोकू शहर के क्षेत्र में प्रवेश करूंगा। नक्शा हटाकर विदेल ने जेट मोटरसाइकिल शुरू की और अपने रास्ते पर जारी रखा। निश्चित रूप से सिटी लाइन को देखने में ज्यादा समय नहीं लगा। अगर वह आगे बढ़ती रही तो गोकू सिटी पहुंच जाएंगी। तभी उसने एक पलटे हुए ट्रक को संकरी सड़क को पूरी तरह से अवरुद्ध करते हुए देखा, जो गोकू सिटी का एकमात्र रास्ता था। आश्चर्यचकित होकर विदेल ने अपने परिवेश को देखा, क्योंकि उसकी आंखों में संदेह का निशान चमक रहा था। ये सड़क सिर्फ एक छोटा रास्ता है और ये आमतौर पर केवल मोटरसाइकिलों द्वारा उपयोग किया जाता है। यहाँ एक पलटा हुआ ट्रक क्यों होगा? विदेल ने इसे अजीब महसूस किया और ध्यान से परिवेश का अवलोकन किया। उसने जल्द ही दोनों तरफ टीलों के पीछे घात लगाकर पड़े लोगों के निशान पाए और तुरंत चिल्लाया, ऐसा लगता है कि मैंने डाकुओं का सामना किया है। लेकिन गोकू शहर की ओर जाने वाली सड़क पर घात लगाकर हमला करना, क्या इन लोगों को अपने दिमाग के साथ कुछ समस्या है? उसने संदेह दिखाया। हर कोई जानता है कि अब गोकू सिटी कोरिन की पवित्र भूमि के समान प्रतिष्ठा वाले 9 पवित्र शहरों में से एक है। गोकू सिटी में आने वाले लोग न केवल व्यवसाय में लगे व्यवसायी हैं, बल्कि मार्शल कलाकार भी हैं जो इसकी प्रसिद्धि के कारण आते हैं। इस छोटे से रास्ते से आम कारोबारी क्यों गुजरेंगे? वे सभी बड़े राजमार्गों से होकर जाते हैं। जो लोग यहाँ से गुजरने की हिम्मत करते हैं, उनमें से अधिकांश कुछ कौशल वाले मार्शल कलाकार हैं। विदेल के विचार में घात में लेटने के लिए इस जगह को चुनना वास्तव में सोच की कमी है, या शायद वे विशेष रूप से एक मोटी भीड़ की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो एक हताश जोखिम उठाएगा। यह निर्विवाद है कि जब कोई समूह अपराध करता है तो उनके लिए किसी एक व्यक्ति के खिलाफ सफल होना आसान होता है, लेकिन इसी तरह एक विशेषज्ञ का सामना करने का एक बड़ा मौका भी होता है। लेकिन दुर्भाग्य से उनके लिए विदेल कुछ कौशल वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा, पता नहीं इन लुटेरों ने कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया है। मैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाऊंगा। अपनी आंखें घुमाते हुए विदेल, जो धार्मिकता से फूट रहा था, ऐसा लगता है कि उसने एक मिशन को महसूस किया और इन सभी लुटेरों को पकड़ने का फैसला किया। विदेल मोटरसाइकिल से कूद गया, फिर मोटरसाइकिल पर एक बटन दबाकर इसे वापस हुई पोई कैप्सूल में बदल दिया। फिर उसने बाएं और दाएं देखा, ध्यान से अपने परिवेश का सर्वेक्षण किया। बाहर आओ, मैंने तुम लोगों को पहले ही खोज लिया है। तेज और स्पष्ट आवाज एक उत्साही आभा से भरी हुई थी। विदेल साहसपूर्वक ट्रक के पास गया और टीलों के पीछे छिपे लोगों पर चिल्लाया, वाह वाह वाह। पगड़ी पहने 10 से अधिक लुटेरे बंदूकें लेकर टीलों के पीछे से बाहर निकले और जल्द ही विदेल को घेर लिया। काले बैरल उस पर लक्षित थे, जैसे कि वे किसी भी समय आग लगा देंगे। तो ये सिर्फ एक छोटी लड़की है। बेहतर होगा कि आप समझदार बनें और अपना सारा सामान सौंप दें। लुटेरों के उग्र नेता ने थूक दिया, बंदूक की नली अपने कंधे पर रख ली और अपना हाथ हिलाया। उसके बगल में अधीनस्थ ने एक सिग्नल फ्लेयर भेजा और तुरंत दूरी में धूल का एक बादल उठा, क्योंकि 4 या 5 बख्तरबंद वाहन धूल से घिरे हुए थे। जल्द ही 1 दर्जन से अधिक भारी हथियारों से लैस लुटेरे आ गए थे। क्या वे सब अब यहाँ हैं? विदेल ने खुद से बुदबुदाया और लुटेरों को उदासीन भाव से देखते हुए, बिल्कुल भी घबराया नहीं बॉस, वह हमसे डरती नहीं है। उसके बगल में अधीनस्थ चिल्लाया। नेता ने अपने अधीनस्थ के सिर पर प्रहार किया और एक भयावह अभिव्यक्ति के साथ कहा, तो आपको उसके साथ विनम्र होने की जरूरत नहीं है। उसे मार डालो और फिर उसके शरीर पर हुई पोई कैप्सूल की तलाश करें। उसके कपड़ों को देखो, उसे बहुत अमीर होना चाहिए। हाँ, बॉस का आदेश मिलने के बाद 30 से अधिक लुटेरे जोर से हंसने लगे और एक साथ विदेल पर अपनी बंदूकें तान दी। बहुत बहुत धन्यवाद। बंदूक के बैरल से आग की आधा इंच लंबी लकीरें निकली, जिसके बाद बारूद की अप्रिय गंध आई। गोलियों का एक केंद्रित द्रव्यमान विदेल पर मारा गया। अगर वह एक साधारण व्यक्ति होती, इतनी सारी गोलियों का सामना कर रही होती, तो वह छलनी में बदल जाती। लेकिन विदेल अलग है। वह एक मार्शल कलाकार है। इसके अलावा उसकी ताकत कमजोर नहीं है। जब गोलियां चलीं, तो वह चुपचाप बाएं और दाएं चकमा दे गई। इस समय एक मार्शल आर्टिस्ट की ताकत का पता चला। विदेल ने शांति से जवाब दिया, क्योंकि उसका लचीला शरीर एक लोच की तरह था, जो लुटेरों के सामने इधर उधर दौड़ रहा था। ठीक से बेवकूफों को निशाना बनाओ। उसने उन्हें चकमा दिया है। नेता जोर से चिल्लाया और खुद को गोली चलाने के लिए आगे बढ़ा। धमाका। गोली विदेल के गाल को चीरती हुई धधकती हुई थी। धधकती हुई गति ने उसके चेहरे पर एक गर्म सनसनी छोड़ दी थी। विदेल की हल्की नीली आंखें घनीभूत हो गईं। वह आगे बढ़ी और अचानक दृष्टि से गायब हो गई। लानत है, वह बच्चा कहाँ गया? उसकी आंखों में क्रोध का एक निशान चमक उठा। डाकू नेता बहुत असंतुष्ट था। उसके काले चेहरे पर क्रूरता का एक निशान उभरा और उसने बंदूक के साथ सभी दिशाओं में चारों ओर गोलियां छिड़क दी। तो ये ग्रिनिथ ब्राट एक मार्शल कलाकार है। लेकिन आप कितने भी तेज क्यों न हो, आप मेरी गोलियों को चकमा नहीं दे सकते। novelUSB.com। सच में? उसके कानों के बगल में एक स्पष्ट आवाज बजी और डाकू नेता की अभिव्यक्ति तनावपूर्ण हो गई।
वह ये देखकर दंग रह गया कि विदेल कुछ समय से उसके सामने खड़ी थी। उसके हाथ में बड़ी मात्रा में कांसे की गोलियां थीं। कबीले कबीले गोलियों के जमीन पर गिरने की आवाज बहुत स्पष्ट थी। सभी लुटेरे ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने ये देखकर कोई भूत देखा हो और अपनी लार निगलने से पहले कुछ कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं सके। उसने गोलियां पकड़ लीं। मैं इसे देख सकता हूँ। डाकू नेता की अभिव्यक्ति बहुत बदसूरत लग रही थी। इस पल में विदेल थोड़ा आगे झुका और फिर जल्दी से गायब हो गया। लुटेरे अचानक घबरा गए और सतर्क रूप से चारों ओर देखा, लेकिन केवल उनकी दृष्टि के क्षेत्र में हर जगह अनगिनत धुंधली आकृतियां देखीं। अचानक उनके पेट से तेज दर्द हुआ तो उनकी आंखें सफेद हो गईं और वे बाहर निकल गए। बुरी तरह से घायल दर्जनों आंकड़े जमीन पर गिर गए। हम्फ, तुम मुझे इस तरह के महत्वहीन कौशल के साथ लूटना चाहते हैं। विदेल ने अपनी हथेलियों पर ताली बजाई और अपने शरीर से चिपके बंदूक के धुएं को हिलाया। फिर लुटेरों की बख्तरबंद कार में प्रवेश किया। लुटेरों को बांधने के लिए भांग की रस्सी का एक बंडल पाया और फिर पुलिस को फोन करने के लिए अपना मोबाइल फोन निकाला। कॉल के बाद विदेल ने समय की जांच की और अपनी यात्रा जारी रखने वाला था। इस समय आकाश में एक छाया चमकी जिसने विदेल का ध्यान आकर्षित किया। उसने अपना सिर उठाया और जमीन से 10 मीटर से अधिक ऊपर आकाश में एक जादुई सुनहरे बादल को देखकर आश्चर्यचकित थी। एक बैंगनी बालों वाले लड़के ने उसकी ओर हाथ हिलाया और फिर सुनहरे बादल से नीचे कूद गया। विदेल ने कभी ऐसा बादल नहीं देखा है जिसकी सवारी लोग कर सकें। पहले तो उसने सोचा कि यह कोई नई तकनीक है, लेकिन जब उसने बैंगनी बालों वाले लड़के को देखा तो विदेल हैरान रह गया। ये लगभग 13 या 14 साल का एक सनी लड़का था जो सभ्य कपड़े पहने हुए था और अपनी कमर के चारों ओर एक बैग ले गया था। उसके पास हल्के बैंगनी बाल हैं जो सिर्फ अपने कानों को कवर करते हैं और एक धुंधली रोशनी उत्सर्जित करने वाली बैंगनी पुतलियों की एक जोड़ी है। वह अपने घुंघराले बालों के साथ अपने माथे के सामने चिपके हुए स्टाइलिश लग रहे थे। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 634 विदेल की शिक्षुता। 2 बहन, तुम्हारे पास बहुत अच्छा कौशल है। आप अपने आप से 30 से अधिक लुटेरों की देखभाल करने में सक्षम थे। मैं सोच रहा था कि मुझे मदद करनी चाहिए या नहीं। हल्के बैंगनी बालों वाले गोहन ने मुस्कुराते हुए विदेल को देखा। विदेल ने गोहन की ओर देखा जो अचानक भौचक्का दिखाई दिया था और उत्साह से गोहन की और अपनी उंगलियों को इंगित किया और आश्चर्य से कहा, तुम गोहन हो। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह एक प्रसिद्ध व्यक्ति से मिली थी या क्योंकि उसकी उम्र उसके समान थी। विदेल की आवाज प्रशंसा और उत्तेजना से कांप रही थी। उसका सिर फूलने लगा और शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ गया। उसके गाल थोड़े लाल हो गए। हाँ, मैं गोहन हूँ। गोहन विदेल की ओर झुका और उसके माथे पर अपना हाथ रखा। तुम क्या कर रहे हो? विदेल का चेहरा लाल हो गया। उसकी गोरी त्वचा चेरी के फूल की तरह गुलाबी रंग से रंग गई। क्या आप बीमार हैं? बिल्कुल नहीं। विदेल ने अपना सिर नीचे कर लिया। ओह, वैसे तुम यहाँ अकेले क्यों हो? क्योंकि इस सड़क पर कई लुटेरे हैं। आमतौर पर कोई भी इससे नहीं गुजरता है। गोहन ने उसे अजीब तरह से देखा। विदेल हकलाया। उसकी आवाज मच्छर की गड़गड़ाहट की तरह नर्म थी। मैं तुम्हारे पिता को अपना प्रशिक्षु बनने के लिए ढूंढने के लिए गोकू शहर जा रहा हूँ। वह जानती है कि श्री गोकू ने प्रसिद्ध होने के बाद कभी किसी शिष्य को स्वीकार नहीं किया था। भले ही उन्होंने अपने मासिक नियमित पॉइंटर्स के माध्यम से बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को प्रशिक्षित किया था, लेकिन उन्होंने इनमें से किसी भी युवा को पसंद नहीं किया। विदेल ने हमेशा सोचा है कि यह शिष्यों को स्वीकार करने के लिए गोकू की उच्च आवश्यकता के कारण था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि गोकू के शिष्यों को स्वीकार नहीं करने का कारण ये है कि उसे डर था कि शिष्यों को पढ़ाने से उसका अपना प्रशिक्षण प्रभावित होगा। आप मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं? ये सुनने के बाद गोहन को अचानक एक एहसास हुआ और उसकी शुद्ध आंखों में एक मुस्कुराते हुए भाव दिखाई दिए। विदेल ने ध्यान से सिर हिलाया। यह मेरे पिता थे जो मुझे पहले प्रशिक्षित करते थे, लेकिन मैं हमेशा श्री गोकू के तहत सीखना चाहता था, इसलिए मैं चुपके से खुद से भाग गया। ये सोचकर कि विदेल एक लड़की थी जो मार्शल आर्ट सीखने के लिए घर से भाग गई थी, उसके बारे में उसकी अच्छी छाप बढ़ गई। फिर मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। यद्यपि माउंट पाओजू गोकू शहर के केंद्र में स्थित है, ये चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है और हर जगह जंगली जानवर हैं। बिना ताकत के लोग अंदर नहीं जा सकते। सच में? क्या आप मुझे वहां ले जाएंगे? विदेल बहुत खुश था। उसका चेहरा उत्साह से लाल हो रहा था। हाँ, माउंट पाओजू निजी संपत्ति है। आम लोगों को ऊपर जाने की अनुमति नहीं है। विदेल को पाओजू पर्वत की स्थिति समझाते हुए गोहन ने हाथ हिलाया और फ्लाइंग निम्बस को पहले विदा किया। वह सुनहरा जादुई बादल क्या था? विदेल लंबे समय से अजीब बादल के बारे में पूछना चाहता था। ओह, ये फ्लाइंग निम्बस है। इसका उपयोग परिवहन के साधन के रूप में किया जा सकता है। कोरिन टॉवर पर ऐसी कई चीजें हैं। यह मास्टर रोशी की ओर से मेरे पिता के लिए एक उपहार है। मार्शल आर्ट के देवता मास्टर रोशी से एक उपहार। गोहन और विदेल पैदल ही गोकू सिटी की दिशा की ओर चल पड़े और दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उनकी चैट के दौरान गोहन को पता चला कि विदेल वास्तव में शैतान की बेटी थी, जिसके बारे में बात करते हुए वह सेल गेम्स के दौरान शैतान से मिला। भाई गोहन, क्या तुम आमतौर पर स्कूल नहीं
जाते हो? विडेल के पूछने के तुरंत बाद उसे लगा कि उसका सवाल मूर्खतापूर्ण था। उसके सामने इस किशोरी ने सेल गेम्स में भाग लिया था। उसके पिता के अनुसार श्री गोकू और उनके बेटे की ताकत आम लोगों से अधिक है। क्या ऐसे विशेषज्ञ के लिए स्कूल जाना आवश्यक है? यह उल्लेख नहीं है कि मार्शल आर्ट अब पृथ्वी पर पूजनीय है। मार्शल आर्टिस्ट का दर्जा वैज्ञानिकों के समान ही है। यह एक वैध पेशा है जहां उन्हें हर महीने बहुत सारे पैसे का भुगतान किया जाता है। उनकी अद्भुत ताकत पृथ्वी की रक्षा की रीढ़ है। कई बड़े संकटों का सामना करने के बाद पृथ्वीवासी अब एलियंस के अस्तित्व के बारे में जानते हैं और शक्तिशाली योद्धाओं के साथ काफी अच्छा व्यवहार करते हैं। विदेल के सवाल के बारे में गोहन ने सिर खुजलाते हुए कहा, मैं आमतौर पर मार्शल आर्ट का अभ्यास करता हूँ। मैं हमेशा निजी शिक्षकों को मुझे पढ़ाने के लिए आमंत्रित करता हूँ, इसलिए मैं स्कूल नहीं गया हूँ। निजी शिक्षक? वह वास्तव में अमीर है। novelUSB.com। विदेल थोड़ी देर के लिए चकित हो गया और अचानक याद आया कि गोहन की मां होई पोई कैप्सूल कॉर्पोरेशन की सबसे बड़ी मिस है सुश्री बुला। क्या ट्यूटर को अपने घर आने के लिए कहना आसान नहीं है? तो तुम अभी कहाँ गए थे? गोहन ने सच कहा, मैंने अपने छोटे भाई को वेस्ट सिटी में आंटी टाइट्स के घर भेज दिया। एक लंबी यात्रा के बाद दोनों जल्दी से एक दूसरे से परिचित हो गए और विदेल ने मार्शल आर्ट के मुद्दों के बारे में मार्गदर्शन के लिए गोहन से पूछना भी शुरू कर दिया। ये कहा जाना चाहिए कि भाग्य वास्तव में बहुत रहस्यमय है। मूल काम में ये गोहन था जिसने विदेल को सिखाया कि में कैसे महारत हासिल की जाए। अब विदेल, जिनके पास एक बेहतर नींव है, को गोहन के मार्गदर्शन में की अधिक व्यापक समझ है। कुछ घंटों बाद जैसे ही शाम करीब आई, कई ज्वालामुखीय बादल धीरे धीरे क्षितिज पर उठे। गोहन हवा में तैर रहा था और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, और उससे बहुत दूर नहीं, विदेल ने अजीब तरह से अपने शरीर को नियंत्रित किया, हवा में तैरते गोहन का पीछा किया। हाँ, की को अपने पैरों के नीचे संघनित करें और अपने शरीर को ऊपर लाएं और थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ें। विदेल, आप एक तेजी से सीखने वाले हैं। गोहन ने विदेल के उज्ज्वल दिमाग की प्रशंसा की। यह आपके लिए धन्यवाद है, अन्यथा मैं स्काई होविंग आर्ट नहीं सीख पाता। विदेल ने शर्मिंदगी में अपनी जीभ बाहर निकाल ली। उसका गोरा चेहरा खुशी से मुस्कुरा रहा था। गोहन ने तुरंत अपनी उड़ान की गति तेज कर दी। बनाए रखने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करें। माउंट पाउजू से अभी भी कुछ दूरी है। अगर हम गति नहीं बढ़ाते हैं तो जब हम पहुंचेंगे तो अंधेरा हो जाएगा। मैं इसे एक कोशिश दूंगा। विदेल ने जोर से सिर हिलाया और जल्द ही गोहन और विदेल दोनों तेज हो गए और माउंट पाउजू के लिए रवाना हो गए। हलचल भरे शहरी क्षेत्र से गुजरते हुए वे धीरे धीरे पर्वत श्रृंखला के केंद्र में माउंट पाउजू की ओर बढ़े। माउंट पाउजू के पहाड़ी मार्ग में प्रवेश करते हुए मुरझाई हुई वनस्पति को घने जंगल से बदल दिया गया था और जंगल में छोटे जानवरों के चलने की सरसराहट की आवाजें थीं। शहर की तुलना में विशाल जंगल में बहुत तेजी से अंधेरा हो रहा था, क्योंकि आकाश में धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। जैसे जैसे वे घने जंगल से गुजरते थे, एक तरह का शांतिपूर्ण एहसास होता था। माउंट पाउजू की मुख्य चोटी ठीक आगे है। गोहन ने आगे उभरी हुई विशाल पर्वत चोटी की ओर इशारा किया और शांत भाव से कहा। विदेल ने एक भावी अभिव्यक्ति के साथ देखा और फिर तेजी से आगे बढ़ गया। चूंकि वह अपने आदर्श को देखने वाली थी, विदेल उत्साहित लग रहा था, लेकिन साथ ही थोड़ा घबराया हुआ था। सोच रहा था कि क्या श्री गोकू उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। उसने अपनी आंखों के कोने से गोहन को देखा और अचानक बहुत शांत हो गई। वाह! दो आकृतियां जंगल के ऊपर लित छाया की तरह उड़ गईं और पक्षियों के एक बड़े झुंड को चौंका दिया। वे पलक झपकते ही जंगल से गुजरे और क्षितिज में गायब हो गए। माउंट पाउजू के आसपास के दर्जनों किलोमीटर का क्षेत्र गोकू के परिवार से संबंधित निजी क्षेत्र था और पृथ्वी के सेंट्रल सिटी ने भी इसे स्वीकार किया था। पहाड़ की खड़ी ढलानों के साथ निर्मित उत्तम विशाल इमारतें विदेल की आंखों के सामने दिखाई दीं। आधुनिक तकनीक और शास्त्रीय सौंदर्य शास्त्र के संयोजन ने उसे एक ताजा एहसास दिया। इन प्रशिक्षण भवनों का निर्माण फिद्या लोगों द्वारा जिया और अन्य लोगों के निर्देशों पर किया गया था जब गोकू की शादी हुई थी। गोकू के घर पर जिया गोकू के साथ बातें कर रही थी, जबकि उनके बगल में लगभग 3 साल की एक छोटी लड़की ने अपनी छोटी सी चमकदार आंखों से बाएं और दाएं देखा और अपने छोटे से हाथ से मेज पर चाय के कप को पकड़ती रही। बुल्ला, शरारती मत बनो। बुल्मा ने बुल्ला को उठाया और उसे एक स्टूल पर रख दिया, लेकिन छोटी स्पष्ट रूप से खुश नहीं थी और उसका शरीर फिर से तैर गया। बुला अब उसे पकड़ नहीं सकती थी और बच्चे को पकड़ने के लिए गोकू को घूरती थी और उसे शरारती नहीं होने देती थी। क्या बुल्ला की मानसिक स्थिति बेहतर है? जिया ने एक कप चाय उठाई और एक चुस्की ली। अपनी बेटी की स्थिति के बारे में बात करते हुए गोकू के चेहरे पर चिंता उभर आई और उसने अपना सिर हिला दिया। ये पहले जैसा ही है। जब वह उत्तेजित हो जाती है तो वह पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाती है। जिया ने बेहोश होकर सिर हिलाया। बुल्ला की स्थिति को लेजेंडरी सुपर सैया नहीं माना जाता है, यद्यपि उसके शरीर में इसी तरह शक्तिशाली शक्ति है। ये अधिक है क्योंकि सयन की शक्तियां बहुत मजबूत हैं, जो वह नियंत्रित कर सकती हैं। जैसे ही उसकी भावनाएं उत्तेजित होती हैं, वह भयावह शक्ति के साथ फूट
जाएगी। जिया मूल रूप से चाहता था कि मीफेई आए और बुल्ला की देखभाल करे, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उसने इसे होने दिया। मुख्य कारण ये है कि पिछले 2 वर्षों में मीफेई का व्यक्तित्व अधिक से अधिक असामान्य हो गया है। हर दिन एक पागल की तरह काम कर रहा है और अपनी बड़ी बहन जिली की तरह परिपक्व और रचा नहीं था। वह वास्तव में चिंतित था कि अगर उसने बुल्ला को मीफेई को सौंप दिया ताकि वह उसकी देखभाल कर सके, तो वह उसे महिला मनोरोगी में उठा देगी। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 635 विडेल की शिक्षुता 3। बुल्मा अपनी बेटी की स्थिति के बारे में चिंतित थी और उत्सुकता से पूछा, जिया, क्या आपके पास बुल्ला की स्थिति को ठीक करने का कोई तरीका है? क्या होगा अगर एक दिन वह नियंत्रण से बाहर हो जाए और किसी को चोट पहुंचाए? ये कहा जाना चाहिए कि बुल्ला की चिंताएं अनुचित नहीं थीं, क्योंकि यह आखिरकार पृथ्वी है। हर जगह साधारण पृथ्वीवासी हैं। बुल्ला की ऊर्जा पहले से ही बहुत अधिक है, लेकिन वह इसे नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है। यदि वह नियंत्रण खो देती है तो यह एक बड़ी आपदा होगी। जिया ने थोड़ी देर के लिए सोचा और कहा, सबसे पहले बुल्ला को प्लेनेट याड्रेट में भेजना काफी उपयुक्त था। यार्रातियन के पास मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ गुप्त तकनीकें हैं। इससे पहले बाडॉक को एक कनासन द्वारा शाप दिया गया था और यार्रातियन की गुप्त तकनीक सीखने के बाद ही शाप को दबा दिया गया था। लेकिन हाल ही में प्लेनेट याड्रेट पर पिशाचों द्वारा आक्रमण किया गया था। कथित तौर पर उनका नुकसान काफी भारी था। हो सकता है इस समय जाना उचित नहीं है, इसलिए 2 दिन बाद गोकू और मैं एक नजर डालने के लिए ग्रह मेटामॉर जाएंगे। इनकी मार्शल आर्ट बहुत ही जादुई होती है। शायद बुल्ला की स्थिति को ठीक करने का कोई तरीका है। और ड्रैगन बॉलस की शक्ति को फिर से खोजना अच्छा नहीं होगा। ड्रैगन बॉलस का उपयोग करना एक बुरा विचार है। यदि संभव हो तो उनका उपयोग न करना बेहतर है। आखिरकार ये एक बाहरी शक्ति है और यह निश्चित रूप से मानसिक शक्ति के आत्म सुधार और शरीर पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने के लिए तुलनीय नहीं है। उस समय मीफेई की हालत ऐसी थी कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। बेशक भले ही वे वास्तव में ड्रैगन बॉलस का उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन शक्तिशाली ड्रैगन बॉलस का उपयोग करना सबसे अच्छा है। ठीक उसी तरह जब जिया ने मीफेई की मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए सुपर ड्रैगन बॉलस का इस्तेमाल किया था। चूंकि बुल्ला की स्थिति मीफेई के साथ तुलनीय नहीं है, स्वाभाविक रूप से सुपर ड्रैगन बॉलस का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि पृथ्वी की ड्रैगन बॉल की शक्ति, ईमानदारी से कहें तो बहुत कमजोर है। यदि उनका उपयोग किया जाना है तो वे जिया के अपने क्रिस्टल ड्रैगन बॉलस का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि पिछली बार जब 18 ने पोटारा इयररिंग्स बनाने की इच्छा जताई थी, तब से क्रिस्टल ड्रैगन बॉलस अभी भी यूनिवर्स साथ में बिखरे हुए हैं। जिया ने अभी भी उन्हें इकट्ठा नहीं किया है। फिर हम केवल ये कर सकते हैं। बुल्मा ने हल्की सी आह भरी। कुछ भी नहीं करने से बेहतर है कि समाधान हो। बुल्मा भी बुल्ला की समस्या को जल्द ही ठीक करने की इच्छा रखता है। ... बाहर का आकाश गहरा हो रहा था और प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया था। पहाड़ों और क्षितिज के बीच की विभाजक रेखा काली हो गई। विला में प्रकाश व्यवस्था ने पाया कि प्रकाश अपर्याप्त था और स्वचालित रूप से रोशनी चालू हो गई। चमकदार सफेद प्रकाश बल्ब एक छोटे सूरज जैसा दिखता था, पूरे घर को रोशन करता था जैसे कि ये दिन का समय हो। हलचल के बीच बुला ने एक जीवित रोबोट की सहायता से एक शानदार रात्रिभोज पूरा किया। गोहन गोटेन को बहन के यहाँ भेजने गया था, वह अभी तक वापस क्यों नहीं आया? मेज पर बुला ने एक छोटे कटोरे से बुल्ला को खिलाते हुए ब्रह्म में पूछा। गोकू ने भोजन का एक टुकड़ा अपने हाथ में लिया, उसे निगल लिया और कहा, शायद वह टाइट्स के घर पर रह रहा है और वापस नहीं आएगा। नहीं, मैंने अभी फोन किया और उसने कहा कि वह वापस आ रहा है। बुल्मा ने सिर हिला दिया। इस समय जिया ने कटलरी को अपने हाथ में रखा, विला के बाहर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वह यहाँ है। वह महसूस कर सकता था कि गोहन की माउंट पाउजू तक पहुंच गई थी। इसके अलावा गोहन के साथ एक और व्यक्ति आया था जिसकी की बहुत कमजोर थी। वह वापस आ गया है? बुल्मा ने संदेह से पूछा। novelUSB.com निश्चित रूप से कुछ सेकंड के भीतर विला का दरवाजा खुल गया। बुल्मा ने दरवाजे की ओर देखा और प्रवेश द्वार पर गोहन और एक अपरिचित लड़की को देखा। जब उसने विदेल को देखा तो बुला एक पल के लिए जम गई और सोचा, गोहन इस छोटी लड़की को कहां से वापस लाया? वह वास्तव में सुंदर है। मैं वापस आ गया हूँ, गोहन ने कमरे में लोगों से चिल्लाया। भाई! गोहन को देखकर बुल्ला ने बालक जैसी आवाज में आवाज लगाई और तुरंत अपने हाथ फैलाकर तैरते हुए गोहन की बाहों में गिर गई। बुल्ला को गले लगाते हुए गोहन ने विदेल को सभी से मिलवाया। वह विदेल है, एक दोस्त जो मुझे रास्ते में मिला। श्री गोकू, सुश्री बुल्मा, हेलो, विदेल ने आरक्षित तरीके से कहा। जिया को देखकर वह स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित थी। उसने माउंट पाउजू पर इतने सारे महान नायकों को देखने की उम्मीद नहीं की थी। उसके सामने सभी लोग महान हैं। उसके जैसी साधारण लड़की बहुत घबराई हुई महसूस करती थी। ये वास्तव में विदेल है, दिलचस्प है। जिया ने अपनी ठोड़ी को झटका दिया और एक मुस्कान प्रकट की। वह ये जानकर आश्चर्यचकित था कि गोहन के साथ व्यक्ति विदेल था जिसने हाल ही में विश्व मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में भाग लिया था। दोनों की मुलाकात कब हुई?
बुला ने चेहरे पर मुस्कान के साथ विदेल को आकार दिया और संतुष्टि में सिर हिलाया। आप गोहन के दोस्त हैं, इसलिए बस मुझे चाची कहें। उसी समय उसने गोहन को एक आंख दी। गोहन को देखते ही उसकी आंखें मुस्कान से भर गईं। उसका बेटा काफी सक्षम है। वह इतनी कम उम्र में एक लड़की को घर ले आया। क्या यह एक बाल दुल्हन की तैयारी है? यह उसके स्वभाव के कारण हो सकता है, लेकिन बुल्मा का गोहन का अनुशासन काफी आराम से है। वह खुद एक अनियंत्रित व्यक्ति है। अन्यथा जब वह 16 वर्ष की थी तो उसने ड्रैगन बॉलर्स की तलाश करने के लिए यात्रा शुरू नहीं की होती। हेलो चाची, विदेल ने धीमी आवाज में उसका अभिवादन किया। विदेल, तुम्हारा परिवार कहाँ रहता है? बुल्मा खुश थी और विदेल की पारिवारिक स्थिति के बारे में पूछताछ करने लगी। गोहन अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सका, जबकि विदेल का छोटा चेहरा लाल हो गया। गोहन चिल्लाया और उन्हें बताया कि विदेल पाउजू पर्वत पर क्यों आया। आप लोग क्या सोच रहे हैं? विदेल यहाँ इसलिए आई हैं क्योंकि वह पिताजी से मार्शल आर्ट सीखना चाहती हैं, लेकिन मार्गदर्शन देने के लिए महीने में एक बार पहाड़ पर जाने के अलावा मुझे अन्य समय में अपना प्रशिक्षण करना पड़ता है। गोकू ने भौहें सिकोड़ी। एक शिष्य को पढ़ाने से उसके प्रशिक्षण में उसकी प्रगति कम होने की संभावना है। उन्होंने हमेशा इस क्षेत्र में निवेश किए गए अपने समय में कटौती करने की कोशिश की है। इसके अलावा वह नहीं जानता कि एक महिला शिष्य को कैसे सिखाया जाए। चिची इस संबंध में बहुत अधिक उपयुक्त है। मिस्टर गोकू, मैं वास्तव में आपसे मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। विदेल ने विनती की। हाँ पिताजी, विदेल बहुत प्रतिभाशाली है। मैंने बस उसे थोड़ी देर के लिए सिखाया और उसने स्काई होविंग आर्ट में महारत हासिल की। गोहन ने उसे पक्ष से दृढ़ता से सिफारिश की। गोकू ने सिर झुकाकर विचार किया। अपने बेटे की बात सुनकर ऐसा लगता है कि विदेल नाम की यह छोटी लड़की वास्तव में प्रतिभाशाली है, लेकिन उसके पास एक शिष्य को पढ़ाने के लिए ज्यादा समय नहीं है। गोकू, चूंकि तुम हर महीने दूसरों को मार्गदर्शन देते हो, क्यों न इसे एक और के लिए किया जाए? क्या यह वही नहीं है? बुला ने अपनी बाहों को अपने कूल्हों पर रखा और गोकू को देखा। आप अपने बेटे द्वारा लाई गई लड़की की देखभाल क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके अलावा अगर उसकी प्रतिभा वास्तव में उतनी ही अच्छी है जितनी गोहन ने कहा, तो ऐसे शिष्य को स्वीकार करना कोई नुकसान नहीं है। इस समय जिया मुस्कुराया और कुछ शब्द कहकर विदेल की मदद करने का फैसला किया। मुझे लगता है कि यह बच्चा काफी अच्छा है। आप उसे एक शिष्य के रूप में ले सकते हैं और गोहन को मार्शल आर्ट में निर्देश दे सकते हैं। आप उसकी प्रगति की निगरानी करने के लिए कुछ समय ले सकते हैं। मुझे लगता है कि गोहन दूसरों को निर्देश देने में सक्षम है। क्या ये दोनों पक्षों को संतुष्ट नहीं करेगा? हाँ, गोहन के पास अच्छा कौशल है, इसलिए वह विदेल को प्रशिक्षित कर सकता है। बुल्मा पूरी तरह से गोहन और विदेल के पक्ष में था। गोकू ने कुछ देर सोचा और यह भी महसूस किया कि यह ठीक होगा, और कहा, ठीक है, अगर आप मुझे अपने गुरु के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको अपने शिष्य के रूप में ले सकता हूँ। बेशक मैं तैयार हूँ, विदेल उत्साह से चिल्लाया। उसका सुंदर चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 636। गोहन और विदेल। गोकू ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ सिर हिलाया। फिर अब से आप कछुए स्कूल के शिष्य होंगे। फिलहाल गोहन मेरी तरफ से आपके प्रशिक्षण में आपका मार्गदर्शन करेंगे। मैं किसी भी समय आपका निरीक्षण कर सकता हूँ। हाँ, मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगा, विदेल ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ जोर से जवाब दिया। अब से वह श्री गोकू की शिष्या है। विदेल के दिल में उत्साह शब्दों से परे था। उसे लगा जैसे वह कोई सपना देख रही है। बधाई हो, मैं अब से तुम्हें जूनियर सिस्टर कहूंगा, गोहन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ विदेल से कहा। विदेल ने गोहन की ओर देखा और उत्साह से कहा, बड़े भाई गोहन। ठीक है, हर कोई एक परिवार है। गोहन, तुम दोनों ने अभी तक खाना नहीं खाया है ना? मैं कटोरे और चॉपस्टिक के 2 सेट जोड़ूंगा। रसोई में अभी भी बहुत सारा खाना बचा है। बुल्मा ने अपने हाथों से ताली बजाई, उठी और गोहन और विदेल की कटलरी लाने के लिए रसोई में चली गई। आंटी, मुझे आपकी मदद करने दो। विदेल मन से खड़ा हुआ और बुल्मा की मदद करने चला गया। ठीक है। जिया चुपचाप विदेल और बुल्मा को रसोई में व्यस्त होते हुए देख रही थी और भावनाओं में बह रही थी। गोहन और विदेल इतनी जल्दी बड़े भाई बहन बन गए हैं। ये भाग्य है कि वे फिर से एक साथ हैं। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। हलचल के बीच एक शानदार डिनर समाप्त हुआ। क्योंकि उसे अभी भी बाद में बुल्ला की समस्या को हल करना था, जिया बस माउंट पाउजू पर बस गया। रात के समय तारे चमक रहे थे और रात के आकाश में लटकते हुए एक देदीप्यमान और भव्य चांदी की धुंध लग रही थी। छोटे से अतिथि कक्ष में विदेल इतना उत्साहित था कि वह सो नहीं सका। उसने समय देखने के लिए अपना फोन निकाला। सुबह का समय हो चुका था, इसलिए उसने शैतान का नंबर डायल करने के लिए बटन दबाया। एक छोटे डायल टोन के बाद शैतान की चिंतित आवाज फोन के दूसरे छोर पर बजी। विदेल, पिताजी आपको मूर्ख नहीं बनाना चाहते थे। तुम कहाँ हो? जल्दी वापस आओ, आप बाहर अकेले हैं, पिताजी बहुत चिंतित हैं। पिताजी, मैं पाउजू पर्वत पर हूँ। कहाँ? फोन के दूसरे छोर पर आवाज आ रही थी। मैं पाउजू पर्वत पर हूँ। मैं पहले से ही श्री गोकू का शिष्य बन गया हूँ।
विदेल अपनी आवाज में खुशी को छिपा नहीं सका और एक तकिए को गले लगाते हुए बैठ गया। विदेल, पिताजी से झूठ मत बोलो, जल्दी वापस आओ। शैतान के रोने की अभिव्यक्ति थी, ये सोचकर कि उसकी बेटी उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं थी और झूठ बोल रही थी। मैंने जो कहा वह सच है, मैं वास्तव में श्री गोकू का शिष्य बन गया। विदेल की आवाज कुछ डेसिबल बढ़ गई, यह महसूस करते हुए कि वह बहुत जोर से बोल रही थी और ये दूसरों को परेशान कर सकती थी। उसने अपनी आवाज कम कर दी और शैतान को बताया कि आज क्या हुआ। अपनी बेटी के गोकू सिटी जाने और गोहन से मिलने की कहानी सुनने के बाद शैतान भी उत्साहित हो गया। क्या तुम सचमुच गोहन से मिले हो और फिर गोकू के शिष्य बन गए हो? चाहे गोकू हो या गोहन, दोनों ही उनसे कहीं ज्यादा बेजोड़ हैं। अगर उनकी बेटी को वास्तव में उनके संपर्क में आने का अवसर मिला है तो ये 3 जन्मों का आशीर्वाद है। मैंने जो कहा वह सच है, विदेल ने गर्व से कहा। पहले शिक्षक गोकू थोड़ा संकोच कर रहे थे, लेकिन श्री जिया ने कुछ शब्द कहकर मेरी मदद की और उसके बाद ही शिक्षक अंततः शांत हुए। ये सोचकर कि जिया के उन कुछ शब्दों के बिना वह ऐसा अवसर खो सकती थी, विदेल जिया के प्रति कृतज्ञता से भरा था। उन्होंने कहा, आप कह रहे हैं जिया, आप उससे मिले थे? फोन के दूसरे छोर से लार निगलने की आवाज आई और शैतान ने एक गहरी सांस ली। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी बेटी न केवल गोकू और उनके बेटे से मिलेगी, बल्कि महान नायक से भी मिलेगी। ये श्री जिया है, एक शक्तिशाली विशेषज्ञ जो मिनटों में ग्रह को नष्ट कर सकता है। जब भी वह सेल गेम्स के बाद और भी भयंकर लड़ाई के बारे में सोचता है जहां पृथ्वी के महाद्वीप भी आधे में नष्ट हो गए थे, तो जिया के प्रति शैतान की श्रद्धा एक बढ़ती नदी की तरह है, अंतहीन है। हाँ, ये श्री जिया के लिए धन्यवाद था। विदेल ने इस एहसान को अपने दिल में नोट किया। ठीक है, आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। श्री गोकू शायद ही कभी देखे जाने वाले महान विशेषज्ञ हैं। मैं आगे क्या कहने जा रहा हूँ यह एक रहस्य है, दूसरों को मत बताना। दरअसल मिस्टर गोकू की साथी जूनियर शिष्या मिस चिची वर्तमान कामी हैं। अब आप टर्टल स्कूल के शिष्य हैं। यदि आप गंभीरता से प्रशिक्षण लेते हैं तो आप भविष्य में मिस चीची के समान ऊंचाइयों तक पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं। शैतान पृथ्वी के कुछ रहस्यों को जानता है जो पृथ्वी पर केवल मुट्ठी भर लोगों के लिए जाना जाता है। मैं कड़ी मेहनत करूंगा। विदेल को बहुत प्रोत्साहन मिला। फोन लटकाने के बाद वह बिस्तर पर झपट पड़ी, रजाई को अपने पैरों से झुका दिया और रजाई पकड़े हुए बिस्तर की चादर पर चारों ओर लुढ़क गई। लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। समय बीतता गया। सूर्य और चंद्रमा ने अपनी स्थिति उलट दी। अंधेरी रात में क्षितिज के दूसरी तरफ धीरे धीरे एक लाल प्रकाश दिखाई दिया। अगले दिन विदेल और गोहन विला के सामने खुली जगह में घूम रहे थे। नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि गोहन विदेल का मार्गदर्शन कर रहा था। उन्होंने अपनी ताकत को विदेल के समान स्तर तक दबा दिया था और उसे टर्टल स्कूल के कौशल और अवधारणाओं को बेहतर ढंग से मास्टर करने के लिए मार्गदर्शन कर रहा था। विदेल, मैं हमला कर रहा हूँ। क्रैश! गोहन ने अपनी हथेली उठाई और अचानक उसे बाहर धकेल दिया। एक भयंकर बवंडर उसकी ओर एक मोटे पत्थर की पटिया की तरह उसकी ओर धकेलता है। विदेल ने एक दोष का खुलासा किया और उसके पूरे शरीर को बवंडर के साथ उड़ते हुए भेजा गया। गोहन ने अपनी ताकत को बहुत सटीक रूप से नियंत्रित किया था और विदेल को चोट पहुंचाए बिना उड़ान भरने में सक्षम था। इतनी करीबी कॉल! मैं लगभग दीवार से टकरा गया। विदेल ने ठंडे पसीने को पोंछा और हवा में तैरने लगी। उसकी हल्की नीली आंखें आश्चर्य से भर गईं। बहुत अच्छा, जब आप इन बुनियादी कौशल को पूरा कर लेते हैं और अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण अभिभूत नहीं होंगे, तो हम प्रशिक्षण के अगले चरण में आगे बढ़ सकते हैं। गोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके हल्के बैंगनी बाल धूप में चमक रहे हैं। विदेल सैया से अलग है। गोहन ये जानता है, इसलिए विदेल को प्रशिक्षित करना असंभव है, क्योंकि पिकोलो ने उसे प्रशिक्षित किया था। आखिरकार विदेल एक लड़की है और उसके शरीर की संरचना उससे अलग है। इसलिए उन्होंने टर्टल स्कूल के प्रशिक्षण विधियों के अनुसार विदेल के बुनियादी कौशल को मजबूत किया और उसके लिए एक ठोस नींव रखी। मैं समझता हूँ वरिष्ठ भाई गोहन, चलो जारी रखें। विदेल ने थोड़ी देर आराम किया और फिर ट्रेनिंग जारी रखी। माउंट पाउजू में हर जगह प्रशिक्षण उपकरण हैं। वर्तमान चरण के प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद उन्होंने प्रशिक्षण के अगले चरण के लिए एक छोटे से गुरुत्वाकर्षण कक्ष में प्रवेश किया। बेशक गुरुत्वाकर्षण कक्ष में गुरुत्वाकर्षण अभी के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बहुत अलग नहीं है। कुछ ही दूरी पर जिया और गोकू एक बड़े पेड़ के बगल में खड़े होकर गोहन और विदेल ट्रेन देख रहे थे। गोकू ने सराहना में सिर हिलाया। बच्चे की सुधार की गति मेरी उम्मीदों से परे रही है। वह वास्तव में मार्शल आर्ट सीखने के लिए एक अच्छी सामग्री है। हालांकि उस समय की तुलना में जब आपने और क्रिलिन ने मास्टर रोशी के तहत प्रशिक्षण लिया था, उसकी प्रगति की गति अभी भी थोड़ी खराब है। जिया पेड़ के तने पर वापस झुक गया और आराम से अभिव्यक्ति के साथ बोला, हो सकता है। गोकू बेहोश होकर मुस्कुराया और सिर हिलाया। अचानक उन्होंने विषय बदल दिया। वैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं एक नए परिवर्तन पर काम कर रहा था। आप इसे सुपर सैया 3 कहते हैं। क्यों, क्या आपने इसे सीखा? जिया ने उत्सुकता से पूछा। उन्होंने कहा, हाँ, मैंने इसे सीखा है,
लेकिन जैसा कि आपने पहले कहा, सुपर सैयान 3 के शरीर पर बहुत भारी बोझ है। मेरी वर्तमान स्थिति में मैं इसे केवल 3 मिनट के लिए सहन कर सकता हूं और यह पहले से ही सीमा है। गोकू सुपर सैयान 3 की अंतर्निहित कमियों के बारे में काफी परेशान थे। नॉवल USB.com क्योंकि यह कोई समाधान नहीं है। सुपर सैयान क्रूर बल के परिवर्तन पथ की तलाश करता है और जब तक वे सुपर सैयान 2 तक पहुंच चुके होते हैं, तब तक ये पहले से ही चरम पर होता है। सुपर सैयान 3 अनिवार्य रूप से मुख्य मार्ग से अलग है। आखिरकार, यह एक नश्वर शरीर है और शरीर की ताकत निरंतर सफलताओं की संभावना को बहुत सीमित करती है। इसके अलावा, हालांकि सुपर सैयान परिवर्तन द्वारा प्राप्त ताकत शक्तिशाली है, ये पानी में बतख की तरह है। ये सैयान की असली ताकत नहीं है। एक संक्षिप्त विस्फोट के साथ शक्तिशाली ताकत प्राप्त की जा सकती है, लेकिन ये बहुत नकली लगता है। मिट्टी में गहरी जड़ों के बिना इसे किसी भी तेज हवा से उखाड़ा जा सकता है, लेकिन गोकू के लिए, अगर वह वास्तविक रूप से इससे गुजर सकता है और फिर सुपर सैयान 3 से सही रास्ते पर वापस आ सकता है, तो समझ अधिक गहरी होगी। जिया ने सिर हिलाया। गोकू मूल काम की तुलना में 3 साल पहले सुपर सैयान 3 परिवर्तन सीखने में सक्षम था, जो वास्तव में एक बहुत बड़ा सुधार है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गोकू सुपर सैयान 3 की कमियों को समझता है और उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहा है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 637 शिशु उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि अगर हम सुपर सैयान 2 से ऊपर की ताकत को आगे बढ़ाना जारी रखते हैं, तो हम गलत रास्ते पर चले जाएंगे। जीवन की स्थिति निर्धारित करती है कि भौतिक शरीर की अंततः एक सीमा होगी। जब तक जीवन स्तर नहीं टूटता, हम सुपर सैयान परिवर्तन के रास्ते पर जारी नहीं रह सकते। जिया ने अपने विचार व्यक्त किए। ये उनके अपने निष्कर्ष हैं। ये सब सही नहीं हो सकता है, लेकिन अपनी ऊंचाई पर खड़े होकर यही वह देखता है। गोकू ने भौहें सिकोड़ी और पूछा, मुझे जीवन स्तर के बारे में समझ में नहीं आता। वह सुपर सैयान 3 की सीमाओं को जानता है और सुपर सैयान परिवर्तन की अस्थिरता को भी महसूस कर सकता है, लेकिन अगर उसे मूल ढांचे से बाहर कूदना होगा और किसी अन्य प्रकार का प्रशिक्षण लेना होगा, तो वह कुछ समय के लिए ऐसा नहीं कर पाएगा। जिया ने धैर्यपूर्वक कहा, सुपर सैयान 3 को प्राप्त करने के बाद आपको जो अगला कदम उठाना चाहिए, वह है अपने जीवन की स्थिति को ऊपर उठाना और रियलमी पर प्रयास करना और इसे अपने भौतिक शरीर के स्तर तक अपग्रेड करना। अन्यथा, आप कितना भी प्रशिक्षण लें, ये बेकार होगा। विभिन्न जीवन रूपों की अलग अलग सीमाएं हैं और यह निश्चित रूप से समान नहीं है। सैयान को मध्यम स्तर की दौड़ माना जाता है। ब्रह्मांड में निश्चित रूप से ऐसे लोग हैं जो शारीरिक शक्ति में सैयान से आगे निकल जाते हैं, लेकिन वे सुपर सैयान को तीसरे चरण में विकसित कर सकते हैं, जो वास्तव में सैयान के भौतिक शरीर की छत के करीब है। प्रशिक्षण क्षेत्र। गोकू ने अपने सिर और कानों को खरोंच, उसकी भौहें झुकी हुई थीं। यह अफसोस की बात है कि मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। गोकू ने आह भरी। उन्हें भरोसा है कि जिया को उनसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, इसलिए सुपर सैयान 3 के बाद ट्रेनिंग क्षेत्र वास्तव में रास्ता हो सकता है, लेकिन समस्या यह है कि रियलमी ट्रेनिंग कुछ ऐसा है जिसके साथ वह पहले कभी संपर्क में नहीं आया है। यद्यपि टर्टल स्कूल और यहाँ तक कि पृथ्वी के कामी उत्तराधिकारियों के पास मन की स्थिति में प्रशिक्षण है, ये केवल क्षेत्र का एक सतही प्रशिक्षण है। आखिरकार, पृथ्वी के कामी सिर्फ एक छोटे से देवता हैं और वे भगवान के दायरे में बहुत मजबूत नहीं हैं, क्योंकि स्थिति किसी के दृष्टिकोण को निर्धारित करती है। कुछ उन्नत क्षेत्र प्रशिक्षण पारित नहीं किए गए हैं। गोकू एक वास्तविक लड़ाकू गुट से है। अब तक उनका प्रशिक्षण कई तकनीकों को सीखते हुए हमेशा भौतिक शरीर का रहा है, लेकिन उनके पास क्षेत्र पहलू में बहुत गहरा विकास नहीं है। बहुत उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद पृथ्वी के मार्शल आर्ट ने अपनी सीमाओं को उजागर किया। इसके अलावा, सुपर सैयान में बदलने के बाद ताकत बढ़ाने की सरल और कच्ची विधि बहुत अधिक स्पष्ट है। जब हमेशा लहरों के खिलाफ लड़ते हैं, तो मार्शल आर्ट कौशल अब पूर्ण शक्ति के सामने इतने प्रभावी नहीं होते हैं। अब वह चाहता है कि वह तुरंत मुड़ जाए, अपनी पिछली पद्धति को छोड़ दे और दूसरा सीखे। 180 डिग्री यू टर्न की तरह एक बड़ा प्रतिरोध होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक बड़ा प्रतिरोध है, आप इसे धीरे धीरे सीख सकते हैं। मैं आपको केवल ये बता सकता हूँ कि भविष्य में आप अपने शरीर को आंख बंद करके प्रशिक्षित नहीं कर सकते। क्षेत्र की समझ भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक समय में एक खाना पड़ता है, चीजों को कदम से कदम करना। जिया जानता है कि गोकू के लिए इसे तुरंत समझना मुश्किल है। अगर ऐसा नहीं होता कि जब उन्होंने सुपर सैयान 2 चरण में प्रवेश किया था, तो उन्हें समय के विश्व और सुप्रीम काई के संपर्क में आने और विनाश के देवता के ग्रह पर प्रशिक्षित करने का अवसर मिला था, तो वह भी क्षेत्र के महत्व को नहीं जान पाएंगे। उच्च स्तर पर भौतिक शरीर और क्षेत्र दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। तथाकथित एक कदम आगे, जिया ने पहले ही नींव के पहले पहलू में नेतृत्व किया है। क्योंकि जब वह एक बच्चा था, तो उसने शुरुआती दौर में अपने शरीर में एक अच्छी नींव रखी, और जब उसका शरीर मजबूत हो गया, तो उसने रियलम प्रशिक्षण प्राप्त किया। ये कहा जा सकता है कि लगातार प्रगति के साथ वह सही दिशा में आगे बढ़े। ब्रह्मांड में उनके जैसे बहुत कम लोग हैं जिनके पास इस तरह के अवसर हैं।
ये वास्तव में एक सिरदर्द है। ये सामान क्षेत्र देखा नहीं जा सकता है और अमूर्त है। मेरे पास बिल्कुल भी सुराग नहीं है। वास्तव में मैं अपने दिल की सामग्री के लिए अपने शरीर के साथ लड़ना पसंद करता हूँ, और मैं तब और अधिक समझूंगा जब यह मांस मारने वाला होगा। गोकू ने कुछ देर सोचा और अचानक एक सांस ली। वह अपने मस्तिष्क का उपयोग करने में अच्छा नहीं है। गोकू के पास बहुत उच्च समझ शक्तियां हैं, लेकिन वह सीधी लड़ाई पसंद करता है। सैयान में आमतौर पर ऐसे व्यक्तित्व होते हैं, और यहाँ तक कि जिया भी कोई अपवाद नहीं है। लेकिन यह ऊंची चोटियों पर चढ़ने से हार मानने का कारण नहीं है। जीटी दुनिया में वह अभी भी एक विशेष विधि के माध्यम से जीवन स्तर को तोड़ सकता है, लेकिन यह मल्टीवर्स में काम नहीं करता है। ब्रह्मांड के नियम ऐसे हैं, और कोई भी अपवाद नहीं है। गोकू कभी भी रियलमी को समझने में बहुत अच्छा नहीं लगता है, जिया ने अपने दिल में विलाप किया। मूल कृति में गोकू ने 6 सैया की शक्ति जुटाकर सुपर सैया भगवान में प्रवेश किया। बाद में हालांकि उन्होंने सुपर सैयान भगवान की शक्तियों को आत्मसात किया और स्वतंत्र रूप से सुपर सैयान रेड में बदल सकते थे। बाद में उन्होंने शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया और सुपर सैयान ब्लू रूप में आगे बढ़े। वास्तव में समस्या इस अवधारणा में निहित है। केवल दायरे में सुधार करने के लिए ताकत में सफलता हासिल करते हुए ये केवल असंतुलन लाएगा और संतुलन खो देगा। वास्तव में शायद गोकू का सुपर सैयान ब्लू नहीं उभरा होता, अगर सुपर सैयान रेड फॉर्म ने पिछले भौतिक शरीर की सीमाओं को नहीं तोड़ा होता। वैसे आपने पहले कहा था कि प्लेनेट मेटामॉर की मार्शल आर्ट बुल्ला को ठीक कर सकती है, क्या ये सच है? गोकू ने अचानक पूछा। उन्होंने कहा, मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि संभावना बहुत अधिक है। मेटामोरांस मार्शल आर्ट बहुत जादुई हैं। उनमें से कुछ मार्शल आर्ट की श्रेणी से भी परे हैं। वे जादू के समान हैं, जैसे कि फ्यूजन तकनीक जो पहले शीलिंग और मायस द्वारा उपयोग की जाती थी, और साथ ही वैक्यूम तकनीक जो ग्रह होंगशान पर पारित होती है। उन दोनों ने उनसे सीखा है। ये बुल्ला के लिए अच्छा होना चाहिए अगर वह उनसे थोड़ा सीख सकती है, लेकिन यह एक लंबी प्रक्रिया है। मार्शल आर्ट सीखना 1 या 2 दिन की बात नहीं है। गोकू जिया के शब्दों का अर्थ समझता है। जब आप ऐसा कहते हैं तो मुझे थोड़ी खुजली महसूस हो रही है, और वास्तव में उन जादुई मार्शल आर्ट का अनुभव करना चाहता हूँ। गोकू एक पूर्ण मार्शल पागल है। ये सुनकर कि प्लेनेट मेटामॉर के पास इतने सारे मार्शल आर्ट हैं जिनके बारे में उन्होंने पहले नहीं सुना था, उन्हें तुरंत जाने और देखने के लिए खुजली हो रही थी। अधीर मत बनो, हम जल्द ही वहां होंगे। जिया ने उत्सुक गोकू को देखा और बेहोश होकर मुस्कुराया। गोहन और विडेल को आराम करने के लिए सूचित करते हुए गोकू ने जिया से वास्तविक लड़ाई के बारे में पूछना शुरू कर दिया। गोहन और विडेल बगल से देखते रहे और समय समय पर आश्चर्यचकित होते रहे। ... पृथ्वी से दूर एक अंधेरे तारों वाले आकाश के दूसरी तरफ गहरे लाल ब्रह्मांड का तारों वाला आकाश विशाल और उदास था, क्योंकि चमकदार और धुंधली स्टारलाइट अंधेरे में झिलमिला रही थी और धीरे धीरे सामने आने वाली तस्वीर की तरह शांत थी। एक धधकता हुआ तारा आसपास के क्षेत्र में प्रकाश और गर्मी उत्सर्जित करता रहा, और लगभग 300 प्रकाश वर्ष तक इसके आसपास के क्षेत्र में कोई अन्य तारे नहीं थे। यह निश्चित रूप से काफी खाली स्टारफील्ड था। अचानक तारे के पीछे से एक गहरा सिलहुट बाहर निकला, जिससे वायुमंडल की सतह के चारों ओर घने प्रकाश क्षेत्र के साथ एक सियान गोल ग्रह का पता चला। सियान ग्रह पर निरंतर पर्वत श्रृंखलाएं थीं। एक महाद्वीप के विभाजन के कारण एक महान घाटी का गठन किया गया था। जैसे जैसे लंबा समय बीतता गया, महान घाटी में हर जगह हरियाली बढ़ गई है। चट्टान के शीर्ष से लटकते हुए चांदी के रेशम के रिबन की तरह एक विशाल चट्टान से एक तेज धारा बह रही थी। विभिन्न प्रकार की दुर्लभ और सुंदर रोशनी ने लोगों को एक अविश्वसनीय भावना दी, और एक तरफ देवदार के पेड़ और हरे सरु चट्टान पर लटक रहे थे, जिनकी जड़ें चट्टान में धंस गई थीं। आसपास के क्षेत्र में अजीब आकार की कई झुकी हुई चट्टानें भी थीं। यह एक लुभावनी दृश्य था। प्रकृति की विचित्र कारीगरी देखने में आश्चर्यजनक थी। महान घाटी में एक शानदार महल स्थित था। सुनहरा चमकता हुआ टाइल वाला महल चमकदार हरी ऊर्जा ढाल की एक परत और हर जगह बिखरे हुए सियान प्रकाश किरणों से ढका हुआ था, जिससे ठोस सुरक्षा बनती थी। मुख्य हॉल में जादू सरणियों की परतों पर परतों की सुरक्षा के तहत एक हल्का बैंगनी इंक्यूबेटर रखा गया था। बैंगनी घोल में एक नीला लाल लावा तैर रहा था, जो लगभग 8 या 9 महीने के बच्चे के आकार का था। इसमें चेहरे की विशेषताएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं, और इसके सिर पर चांदी भूरे रंग के बाल उग रहे थे। नोवेल USB कॉम इस समय बच्चे के आकार का लावा बुलबुले उत्सर्जित करते हुए अपनी उंगलियों को काट रहा था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 638। प्रत्येक अंतरिक्ष समय अचानक एक हल्के बैंगनी रंग की चमक चमकी, और इंक्यूबेटर के सामने स्किनटाइट लाल कपड़ों में टोवा दिखाई दिया। उनका फिगर आकर्षण से भरा था। उसने अपनी उंगलियों से इंक्यूबेटर की कांच की दीवार को ध्यान से सहलाया और अपनी बैंगनी आंखों में एक मुस्कुराती हुई अभिव्यक्ति प्रकट की। जल्दी से बड़े हो जाओ, हमारे पास समय की कमी हो रही है। ऐसा लगता है कि मीरा ने गुप्त रूप से अंधेरे स्वर्गदूतों के साथ किसी तरह का सौदा किया है। मैं भविष्य में आपसे मिलने नहीं आ सकता। धीमी आवाज में बोलते हुए टोवा विचारों में थोड़ा खोया हुआ लग रहा था, लेकिन ये जल्दी से
अपनी सामान्य उदासीनता में लौट आया। उसकी आंखें ठंडी अवमानना प्रकट कर रही थीं। उसने एक और बार इंक्यूबेटर में बच्चे को देखा, फिर पीछे मुड़ा और इस सियान ग्रह को छोड़ दिया जो अन्य आकाशगंगाओं से बहुत दूर था। उसी समय एक और रहस्यमय स्थान में मीरा अपने शरीर पर लगी चोटों से उबर रही थी। इस समय उनके बगल में उनके जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति दिखाई दिया। उसके बाद दोनों एक में घुल मिल गए और मीरा की आभा तुरंत आसमान छूने लगी। उन्होंने कहा, मैं आखिरकार चोटों से उबर गया हूँ। वह लानत सैया और विनाश के देवता बीरस। मीरा की रक्तलाल आंखें जानलेवा इरादे से भरी हुई थीं। वह छाया में अंधेरे स्वर्गदूत से कहने से पहले थोड़ी देर के लिए चुप था। योजना शुरू हो गई है। आप किस ब्रह्मांड के साथ शुरू करना चाहते हैं? ये कौन सा ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि सभी अंतरिक्ष समय है, मीरा ने निर्णायक स्वर में कहा। डार्क एंजल विया ने आश्चर्य से मीरा की ओर देखा और कहा, अन्य अंतरिक्ष समय में अंधेरे स्वर्गदूतों को अभी भी जैनों द्वारा दबाया जा रहा है। हमारे पास उन ब्रह्मांडों में आपकी मदद करने का कोई तरीका नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि मेरी योजना में सभी अंतरिक्ष समय शामिल हैं, मुख्य कोर अभी भी यहाँ स्थित है। मीरा चिपकी हुई लग रही थी। एक चीज है जो मेरे अलावा कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि टोवा ने भी मुझे बनाया। मैं वास्तव में डेमिग्रा के पुनरुत्थान का वाहक हूँ। नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि मैं डेमिग्रा का हिस्सा हूँ। केवल मैं डेमिग्रा को पूरी तरह से पुनर्जीवित कर सकता हूँ। तो पहले से डेमिग्रा, डार्क एंजल विया ने आश्चर्य से अपनी आंखें बंद कर लीं। ये सिर्फ एक परीक्षण उत्पाद था। महान डेमिग्रा एक छोटे से हिरुडेगान के शरीर पर कैसे उतर सकता है? केवल मेरे जैसा एक मजबूत शरीर डेमिग्रा के पुनरुत्थान का सामना कर सकता है। मीरा की आवाज ठंडी और दृढ़ थी। ये पता चला है कि पहले जो कुछ भी हुआ वह उसकी योजना थी। हे, दिलचस्प है। फिर मैं असली डेमिग्रा के वंश की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ये कहने के बाद की मुस्कान के साथ डार्क एंजल विया का सिलहूट धुंधला हो गया और फिर चमकदार प्रकाश किरणों के समूह के बीच गायब हो गया। असली डेमिग्रा, आप उसे जल्द ही देखेंगे। मीरा ने अपनी रक्तलाल आंखों को संकुचित कर लिया। उदासीनता और जानलेवा इरादे से भरी उसकी आंखें, उसकी आवाज नरक से रेंगते हुए एक राक्षस की तरह थी जो खून से टपक रही थी। ... मूल कार्य की दुनिया के समान, दानव क्षेत्र की गहराई, स्पेस टाइम घुमावदार गलियारे में क्रॉस पैर बैठी मीरा को अचानक झटका लगा। उसे अपने मन में एक और अंतरिक्ष समय के उसके एक संदेश मिला और उसका चेहरा एक पल के लिए उदास हो गया। मीरा, क्या हुआ? उसके कानों के बगल में एक ठंडी आवाज बजी और जब उसने ऊपर देखा तो उसने लाल कपड़ों में टोवा को घूरते हुए देखा। ये कुछ भी नहीं है। मीरा ने उनके विचारों को दिल में दफन कर दिया और साफ जवाब दिया। इस स्पेस टाइम के टोवा ने सिर हिलाया। फीलू की मौत वास्तव में बहुत खेदजनक है। इस तरह के एक परिपक्व शोध उत्पाद के लिए आना मुश्किल था, लेकिन इसे एक अजनबी ने मार दिया था। वैसे क्या उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि की जांच की गई है? नहीं, मुझे अभी भी नहीं पता कि दूसरा व्यक्ति कौन है। ओह, टोवा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोच में खोया हुआ लग रहा था। मीरा ने अपना सिर नीचे कर लिया क्योंकि उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक रही थी और गंभीरता से कहा, अगर यह ठीक है तो मैं पहले बाहर जाऊंगी। मुझे लगता है कि हम कुछ और शक्तिशाली कृत्रिम जीवन रूपों का अध्ययन कर सकते हैं। तुम बाहर जा सकते हो। टोवा ने अपना हाथ हिलाया और मीरा के बाहर जाने के बाद उसका चिकना और नाजुक चेहरा उदास और ठंडा हो गया और उसके समझदार रूप से बिल्कुल अलग था। मीरा, तुम अब और इंतजार नहीं कर सकती? फिर मैं भी अब और इंतजार नहीं कर सकता। ... ट्रंक की दुनिया। ट्रंक सा द्वारा एंड्रॉइड को मिटाने और सेल को दूर भेजने के कई साल बाद पृथ्वी पर एक और बड़ा संकट आया। दानव क्षेत्र के राजा डाबुरा ने बबीदी का पीछा किया और पृथ्वी पर आया, लेकिन ट्रंक की ताकत ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। अंत में यहाँ तक कि ईस्ट सुप्रीम काय, जो हमेशा माजिन बुयू से डरते थे, बहादुरी से इसमें शामिल हो गए। लेकिन माजिन बुयू अभी भी अंततः पुनर्जीवित हो गए थे। हे, मैंने सुप्रीम काय की तलवार को पत्थर में बदल दिया है और आपका आखिरी ट्रम्प कार्ड चला गया है। सर्वोच्च काय, आज्ञाकारी रूप से अपनी मृत्यु प्राप्त करें। माजिन बुयू, जल्दी से सुप्रीम काय और उस सुपर सैयान को मार डालो। डाबुरा ने एक गुलाबी फैटी को ऑर्डर दिया। novelUSB.co कपा, मारो मारो मारो। माजिन बुयू की आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं और उसके सिर और शरीर पर कई काले छेद उबलती भाप से बाहर निकल गए। उन्होंने कहा, इस दुनिया ने इतनी बड़ी मुश्किलों के साथ अपनी शांति हासिल की है। मैं आपको इसे नष्ट करने की अनुमति कैसे दे सकता हूँ? ट्रंक्स गुस्से में सुपर सैयान 2 में बदल गया, लेकिन इस समय सुप्रीम काय ने ट्रंक्स के सामने अवरुद्ध कर दिया। सुप्रीम काय सामा, ट्रंक, तुम जल्दी चले जाओ। अब जब माजिन बुयू पुनर्जीवित हो गया है तो बहुत देर हो चुकी है। आप इस दुनिया में एकमात्र व्यक्ति हैं जिनके पास माजिन बुयू को रोकने का मौका है, इसलिए आपको जीवित रहना चाहिए। लेकिन पीछे हटो, आपको मजबूत होना जारी रखना चाहिए और फिर माजिन बुयू को खत्म करना चाहिए। हाँ, जब पूरे ब्रह्मांड के भाग्य से जुड़ी यह लड़ाई चल रही थी, पृथ्वी के बाहर मीरा ब्रह्मांड के माध्यम से तेजी से यात्रा कर रही थी, दूसरी दुनिया से संदेश प्राप्त कर रही थी।
फिर उन्होंने दानव क्षेत्र के स्थान पर नजर डाली, पीछे मुड़ा और ब्रह्मांड 7 से बाहर निकल गया। योजना पहले ही शुरू हो चुकी है। पूर्ण डेमिग्रा को पुनर्जीवित किया जा रहा है। गोल्डन फ्लेम वॉरियर की दुनिया। पूरी दुनिया में एक बड़ा अंधेरा छा गया। काय की पवित्र दुनिया के पूर्वी सर्वोच्च काय कांप गए और उनका चेहरा पीला पड़ गया। 4 मल्टीवर्स की मीरा सभी एक्शन में जा रही थी। जिया की दुनिया। ब्रह्मांड 10 क्लैंग अंतरिक्ष कांप रहा था। मीरा की आकृति यूनिवर्स 7 से पार हुई और विशाल और गहरे ब्रह्मांड के तारों वाले आकाश को देखा। मीरा बिना किसी भाव के चिल्लाई और फिर उसका चेहरा भयावह हो गया। इसे डेमिग्रा के पुनरुत्थान के लिए मंच बनने दें। अपने दिल में ये सोचकर मीरा ने सबसे हलचल वाले ग्रह की खोज शुरू कर दी। वेस्ट स्टारफील्ड। क्राइया ग्रह पृथ्वी के 100 गुना से अधिक व्यास के साथ एक सुपरजायंट ग्रह है और इसका गुरुत्वाकर्षण भी पृथ्वी की तुलना में बहुत अधिक था। इस ग्रह पर खरबों जीवित प्राणी रहते हैं और इस दिन ग्रह क्रिया ने अपने सबसे अंधेरे दिन का सामना किया। अचानक और अप्रत्याशित तूफान में अनगिनत जीवित प्राणी मारे गए। आकाश गहरी और भयावह दरारों के साथ खुला हुआ था। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक फैली क्रिम्सन रंगीन अंतरिक्ष समय की दरारें, एक ताती की तरह जो कभी भरा नहीं होता है, लगातार ग्रह पर रहने वाले प्राणियों को खा जाता है। और फिर जैसे कि एक रहस्यमय जादू ने प्रभाव डाला था, मांस और आत्मा सभी चमकदार और पारभासी रक्त लाल क्रिस्टल के टुकड़ों में बदल गए थे। यह एक निराशाजनक संघर्ष था। ग्रह क्रिया को निगलने के बाद मीरा एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ अगले लक्ष्य पर चली गई। ऐसे काले दिन 6 या 7 दिनों तक चले और आत्माओं की अचानक कमी ने आखिरकार अंडरवर्ल्ड का ध्यान आकर्षित किया। अंडरवर्ल्ड, इस स्टारफील्ड का नरक का राजा एक विशाल कुर्सी पर बैठा था। अंडरवर्ल्ड की आत्माओं की योग्यता पुस्तक को पलट रहा था। उसका चौड़ा चेहरा भारी पसीना बहा रहा था। क्या हो रहा है? ये कई दिनों से चल रहा है। जीवितों की दुनिया में क्या हुआ? अंडरवर्ल्ड में प्रवेश करने वाली आत्माओं की संख्या अचानक इतनी कम क्यों हो गई? अतीत में जब जीवित की दुनिया में कोई आपदा आई तो अंडरवर्ल्ड में आत्माओं की तेज वृद्धि भी समय समय पर हुई है। यद्यपि अंडरवर्ल्ड के नरक के राजा और अंडरवर्ल्ड के स्टाफ सदस्य उस समय थोड़े व्यस्त होंगे। आखिरकार कानूनों के संचालन में ये सब एक सामान्य स्थिति है और यिन और यांग के बीच संक्रमण संतुलन की स्थिति में नहीं है। लेकिन अब अंडरवर्ल्ड में प्रवेश करने वाली आत्माओं की संख्या अचानक कम हो गई है, जो वास्तव में एक सामान्य बात नहीं है। ये काम नहीं करेगा, ये रिपोर्ट किया जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि अन्य आकाशगंगाओं के अंडरवर्ल्ड में क्या हुआ। ये ठीक होगा अगर यह केवल वेस्ट स्टारफील्ड का अंडरवर्ल्ड था, लेकिन अगर यह स्थिति ब्रह्मांड व्यापी है तो ये भयानक होगा। नरक का राजा केवल आत्माओं के परीक्षण कार्य को नियंत्रित करता है। विशिष्ट स्थिति को उनके ऊपर के किसी व्यक्ति द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए, जैसे कि काय, ग्रैंड काय और यहाँ तक कि सुप्रीम काय। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 639 ब्रह्मांड 10 की आपदा। अंडरवर्ल्ड के नरक के राजा ने जो किया उसे तेजी से नहीं माना जा सकता था, लेकिन जब सभी स्तरों के माध्यम से इस खबर की सूचना दी गई और बार बार काय की पवित्र दुनिया में प्रसारित होने की पुष्टि की गई, तो बड़े पैमाने पर आत्माओं के गायब होने के 2 और दिन बीत चुके थे। इस बार ऐसी स्थिति सिर्फ वेस्ट स्टारफील्ड में ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में बड़े पैमाने पर हुई है। जाहिर है, यह एक संकट है जो ब्रह्मांड 10 की संपूर्णता को प्रभावित करता है। ब्रह्मांड 10 काय की पवित्र दुनिया प्रतीक के साथ विशाल मार्ग के पीछे पीली चमड़ी वाले सर्वोच्च काय गोवासु एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ नश्वर दुनिया की रिपोर्ट को देख रहे थे, जबकि जमासु और तापियन दोनों तरफ उनके पीछे खड़े थे। ब्रह्मांड 10 एक असीम विशाल आयाम है और इसके नीचे बेशुमार स्टारफील्ड हैं, लेकिन अब आत्माओं की कमी की घटना उसी समय सामने आई है। मुझे डर है कि पीछे से चीजों में हेरफेर करने वाला कोई बड़ा है। गोवासु ने गहरी आह भरी और रिपोर्ट जमासु और तापियन को सौंप दी। novelUSB.com। जमासु और तापियन ने रिपोर्ट पढ़ना समाप्त करने के बाद उनके चेहरे भी उदास हो गए। जीवित और पाताल की दुनिया में आत्माओं की कुल संख्या हमेशा संतुलन में रही है। जीने की दुनिया की आत्माएं अंडरवर्ल्ड में प्रवेश करती हैं और फिर नरक के राजा के परीक्षण से गुजरती हैं। उच्च योग्यता मूल्य वाले लोग स्वर्ग में प्रवेश करते हैं, जबकि उच्च बुरे मूल्य वाले लोग नरक में जाते हैं। अच्छाई और बुराई इसी तरह पुनर्जन्म लेते हैं और पुनर्जन्म लेते हैं, लेकिन आत्माओं के पूरी तरह से गायब होने की घटना नहीं होती है। क्या कोई काले जादू का उपयोग कर सकता था जिसके लिए आत्माओं के उपयोग की आवश्यकता होती है? जमासु की आंखों ने काले जादू के प्रति घृणा दिखाई, क्योंकि उसने विनम्रता से कहा था। उत्तरी काय के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान वह जानता था कि काले जादूगर थे जो नश्वर दुनिया में कई ग्रहों पर बुरे जादू में अच्छे थे। जब वे राक्षसी प्राणियों के लिए बलिदान करते हैं तो वे अक्सर बहुत क्रूर तरीकों का सहारा लेते हैं। उनके बगल में टैपियन ने सहमति व्यक्त की। ये काफी संभव है कि प्लेनेट कॉनॉट्स में अंधेरे जादूगर थे जो आत्माओं को बलिदान के रूप में इस्तेमाल करते थे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर बलिदान के बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना है। जैसा कि आप कहते हैं, स्थिति की सबसे अधिक संभावना है और हम इस पर चर्चा करने के लिए यहाँ नहीं हैं। गोवासु बहुत चिंतित था, इसलिए वह जमासु और तापियन की ओर मुड़ा और कहा,
आप दोनों तुरंत जांच करने के लिए नश्वर दुनिया में जाते हैं। यदि आपको पता चलता है कि स्थिति क्या है तो तुरंत मुझे इसकी सूचना दें। हाँ, बुराई को खत्म किया जाना चाहिए, तापियन और जमासू ने जोर से जवाब दिया। फिर एक के बाद एक टेलीपोर्ट करने से पहले एक दूसरे को देखा। एक प्रशिक्षु सुप्रीम काई बनने के बाद तत्काल संचरण क्षमता हासिल की जाती है। अपने 2 शिष्यों को जाते देख गोवासु का झुर्रीदार माथा झुक गया। उसने चाय के कप से एक घूंट लिया, लेकिन जो काली चाय सुगंधित हुआ करती थी वह अब इतनी स्वादिष्ट नहीं थी। फिर भी असहज महसूस करते हुए उन्होंने नश्वर दुनिया की स्थिति की व्यक्तिगत रूप से जांच करने के लिए एक क्रिस्टल बॉल निकाला। अनगिनत उज्ज्वल ग्रह क्रिस्टल बॉल के माध्यम से चमकते थे, जैसे घोड़े की पीठ से फूलों को देखते हुए। वे ग्रह या तो हल्के नीले रंग के चमक रहे थे या गहरे लाल रंग में चमक रहे थे, जो अपनी कक्षा में सुचारू रूप से परिक्रमा कर रहे थे। कुछ भी असामान्य नहीं था। लगातार हजारों रहने योग्य ग्रहों की जांच करने के बाद कोई बड़ी समस्या नहीं हुई थी। तब गोवासु ने अपना ध्यान क्रिया ग्रह पर स्थानांतरित कर दिया, जहां आत्माएं पहले गायब हो गई थी। लेकिन तभी क्रिस्टल बॉल मंद हो गई और जब उसने फिर से देखा तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। गोवासु एक वूश के साथ खड़ा हुआ। उसकी अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी। उसके सामने जो हुआ वह उसकी उम्मीद से परे था। यहाँ तक कि सुप्रीम काई की जांच क्षमता को भी अवरुद्ध किया जा सकता है। गोवासु की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। मामला और भी उलझता नजर आ रहा था। पूरे ब्रह्मांड में 2 सर्वोच्च देवताओं में से एक के रूप में सुप्रीम काई ब्रह्मांड के काम करने और रहने योग्य ग्रहों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। ये कहा जा सकता है कि दानव क्षेत्र की गहराई में कुछ स्थानों के अलावा ब्रह्मांड में कोई भी जगह नहीं है जिसे सर्वोच्च काई नहीं देख सकता है। लेकिन इस समय नश्वर दुनिया में एक रहने योग्य ग्रह सुप्रीम काई की जांच को अवरुद्ध करने में सक्षम था। यह महसूस करते हुए कि यह एक गंभीर मामला था, गोवासु शांत हो गया और अन्य ग्रहों की जांच के लिए क्रिस्टल बॉल का उपयोग करना जारी रखा। क्रिस्टल बॉल में कई स्टारफील्ड चमकते थे और अधिक से अधिक अवरुद्ध ग्रहों की खोज की गई थी। संख्या 10,000 से अधिक हो गई थी। 10,000 रहने योग्य ग्रह और उनमें से प्रत्येक एक विशाल ग्रह है जिसमें अनगिनत जीवित प्राणी हैं। कितनी आत्माओं को निगल लिया गया है। यूनिवर्स 10 के इतिहास में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो। गोवासु ने अपने चेहरे पर व्यथित दृष्टि के साथ अपने सिर को गले लगा लिया। अब जब यह मामला अब अकेले उसके सर्वोच्च काई का नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड 10 को खतरे में डालता है, तो गोवासु ने महसूस किया कि उसे विनाश के देवता ऋषि समा और एंजल कुसु से संपर्क करने की आवश्यकता है। नश्वर दुनिया का तारों वाला आकाश। जमासु और तापियन की आकृतियों ने ब्रह्मांड के शून्य में प्रवेश करने से पहले एक पल के लिए एक प्रकाश झिलमिलाया और गहरे लाल ब्रह्मांड की पृष्ठभूमि ने उनकी दृष्टि में प्रवेश किया। चूंकि जमासु ने मिल्की वे गैलेक्सी के उत्तरी काई के रूप में कार्य किया, इसलिए ब्रह्मांड की उनकी समझ टैपियन से ऊपर थी। हम अलग अलग दिशाओं में अलग अलग जाएंगे। अगर हमें कुछ असामान्य लगता है तो हम तुरंत दूसरे व्यक्ति से संपर्क करने के लिए पोटारा इयररिंग्स का उपयोग करेंगे। ठीक है, जब आप कार्य करते हैं तो सावधान रहें। एक रणनीति तैयार करते हुए वे दोनों अलग हो गए और अलग अलग दिशाओं में चले गए। कुछ मिनट बाद जमासु अंधेरे में डूबे एक क्षेत्र में प्रवेश किया। बड़ा ग्रह जो यहाँ होना चाहिए था, पूरी तरह से अस्पष्ट था। शून्य को घेरने वाली घृणित अंधेरी ऊर्जा को देखते हुए, जैसे एक विशाल भंवर लगातार बढ़ रहा है और अपना आकार बदल रहा है, जमासु की आंखें एक ठंडी रोशनी से चमक उठी और वह उस अंधेरे ऊर्जा में डूब गया। अंधेरे में डूबे क्षेत्र में उसकी आंखों के सामने घने धुंध की एक परत प्रतीत होती थी और उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती थी। कितने निर्दोष लोगों को बुरी ऊर्जा ने निगल लिया है। जमासु की अभिव्यक्ति अंधेरी थी क्योंकि उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। निश्चित रूप से इस दुनिया को अभी भी न्याय के बपतिस्मा की आवश्यकता है। जमासु ने अपने दृढ़ विश्वास को मजबूत करते हुए बुदबुदाया, अगर मेरे पास विनाश के भगवान समा की अतुलनीय ताकत हो सकती है तो मैं निश्चित रूप से दुनिया को धमकी देने वाले सभी अंधेरे को मिटा दूंगा। यहाँ तक कि उसे खुद भी एहसास नहीं था कि अवचेतन रूप से वह उन देवताओं से असंतुष्ट महसूस करता था जिनके पास महान शक्ति थी, लेकिन उन्होंने अपना उचित परिश्रम नहीं किया और विद्रोही कली जो उसके दिल में जड़ जमा चुकी थी अंकुरित हो गई और जब तक अवसर परिपक्व था ये बढ़ता रह सकता था। जमासु ग्रह के बाहर भारी अंधेरे से गुजरा और अंत में ग्रह के अंदर प्रवेश किया, लेकिन उसने जो क्रूर दृश्य देखे उसने उसे अपने पूरे शरीर में थोड़ी ठंड महसूस की। हलचल भरा शहर खंडहर में बदल गया था और सड़कों और गलियों में हर जगह लाशें पड़ी थीं। उनके चेहरे गंदे दिख रहे थे, कुछ दम घुटने से पहले दर्द से अपनी गर्दन पकड़े हुए थे, कुछ आगे रेंगने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनके पंजे कठोर रूप से आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले अत्यधिक दर्द का अनुभव किया था। इन लोगों ने अपनी मृत्यु से पहले अपनी आत्माओं को जबरन निकाल लिया था और वे मृत्यु से पहले अत्यधिक दर्द में थे। बूढ़े लोग, महिलाएं, शिशु, कोई अपवाद नहीं थे, क्योंकि जीवित प्राणियों की नकारात्मक भावनाएं भी अंधेरे ऊर्जा के स्रोतों में से एक हैं। यहाँ के लोग आसानी से नहीं मरते थे। लानत है कमीने, क्या क्रूर तरीका है। जमासु ने अपनी कांपती मुठियां भींच लीं, उसके माथे पर नसें उभरी हुई थीं।
उसने गुस्से में अपने दांत किरकिरा कर लिए और सभी बुरे लोगों को मिटाने की कामना की। निश्चित रूप से शिक्षक गोवासु गलत था। इस दुनिया को सच्चे न्याय की जरूरत है, न कि तथाकथित मार्गदर्शन और धार्मिकता की। जब सभी बुरे प्राणियों को पालने में गला घोंट दिया जाएगा, तभी दुनिया एक उज्जवल भविष्य की शुरुआत करेगी। और मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ जो इसे महसूस करता है। जैसे कि वह जीवन का सही अर्थ समझ गया था, जमासु ने सख्ती से अपनी बाहों को खोला और उसके कठोर चेहरे पर एक ठंडी रोशनी चमकी। उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे भयावह होती गई। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 640 टैपियन की गंभीर चोटें। दूसरी ओर, जब जमासु के विचार परिवर्तन से गुजर रहे थे, मीरा ने ग्रहों को परिष्कृत करने के अपने महान कारण को फैलाना जारी रखा। हर बार जब किसी ग्रह के जीवित प्राणी उसकी आंखों के सामने गायब हो जाते थे, तो वह अपने शरीर में उग्र हृदय को थंप से धड़कते हुए महसूस कर सकता था, और डेमिग्रा से संबंधित शक्ति उसके शरीर में जागृत हो रही थी। मीरा का रूप भी बदल रहा था और डेमिग्रा की ओर झुकाव था। मीरा, डेमिग्रा, वे एक ही थे। मीरा को छोड़कर कुछ ही लोग इस राज को जानते हैं। प्राचीन काल में डेमिग्रा की चेतना का एक निशान समय की दरार से बच गया और टोवा पर कब्जा कर लिया, जो अभी भी एक बच्चा था, और तथाकथित कृत्रिम मीरा बनाने के लिए टोवा को नियंत्रित किया, जो वास्तव में भविष्य में खुद को पुनर्जीवित करने के लिए वाहक था। और मीरा ही हैं जो ये सब जानती हैं, ये दिखाने के लिए कि वह केवल टोवा द्वारा बनाया गया खिलौना है। मीरा काफी लो की रही है, डेमिग्रा के साथ सीधा संबंध नहीं दिखाने की कोशिश कर रही है, टोवा को उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ने से रोकने के लिए। उन्होंने डेमिग्रा के पुनरुत्थान के लिए एक उपकरण के रूप में हिरुडेगान भी बनाया। बेशक ये सभी टोवा को धोखा देने के लिए मुखौटे हैं। अरे, ये पर्याप्त होना चाहिए। डेमिग्रा के पुनरुत्थान के लिए पर्याप्त ऊर्जा है। मीरा की पीली नीली त्वचा तनावग्रस्त थी और उसकी आंखों में पागल विचार चमक रहे थे। बेशक उन्होंने डेमिग्रा को पुनर्जीवित करने के लिए ही बहुत कुछ नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि भले ही डेमिग्रा का मुख्य शरीर पूरी तरह से जागृत हो जाए, वह समय के भगवान के रूप में मजबूत नहीं होगा, विनाश के भगवान के मेल का उल्लेख नहीं करेगा। सिर्फ एक कमजोर होना निश्चित रूप से वह नहीं है जो वह चाहता है। वह इस अंत तक लंबी अवधि के लिए एकांत में भी रह सकता है। हालांकि डार्क एंजल की उपस्थिति ने उन्हें अपनी योजना का उपयोग करने की अनुमति दी है, क्योंकि उनके दिल में एक पागल विचार पैदा हुआ था। वह डेमिग्रा को पुनर्जीवित करने के लिए इसका लाभ उठाना चाहता है और बहुआयामी सम्मेलन भी करना चाहता है। एक बार जब असली मल्टी डेमिग्रा जाग जाता है, तो उसे यकीन है कि न तो विनाश का भगवान और न ही स्वर्गदूत उसका मुकाबला करेंगे। उस समय युग डेमिग्रा का होगा। डार्क एंजल्स पिछले युग के अवशेष हैं जिन्हें ज़ेनो द्वारा दबा दिया गया था। उनका उद्देश्य फिलहाल मेरे जैसा ही है। वैसे भी हम अप्रत्याशित परेशानियों को रोकने के लिए पहले डेमिग्रा को पुनर्जीवित करेंगे। मीरा बेसब्री से इसका इंतजार कर रही थी, लेकिन जब तक असली डेमिग्रा पुनर्जीवित नहीं हो जाती, मीरा के दिल को सुकून नहीं मिलेगा। अंतरिक्ष समय विधि के माध्यम से उन्होंने कई समानांतर ब्रह्मांडों में अपने अन्य स्वयं से संपर्क किया और उन्होंने एक ही समय में एक साथ योजनाएं बनाई। अपने दूसरे से कई संदेश प्राप्त करने के बाद मीरा का मुंह थोड़ा सा उठ गया और उसकी अभिव्यक्ति उत्साहित हो गई। लेकिन इस समय एक ठंडी रोशनी चमकी। मीरा ने आश्चर्य से कहा और तापियन को उस पर बड़ी तलवार मारते हुए देखने के लिए देखा। मीरा, मर जाओ। वैक्यूम में एक अजीब ध्वनि तरंग प्रसारित की गई थी। तापियन अपनी पूरी ताकत का उपयोग कर रहा था। भयानक शक्ति महान तलवार से जुड़ी हुई थी। झंझनाना। मीरा ने अपनी हथेली को भावहीन रूप से बढ़ाया और अपने हाथ से तापियन की तलवार की धार को पकड़ लिया और फिर उसकी बाह में बल डालते हुए उसे बाहर फेंक दिया। अपनी तलवार के साथ तापियन को तोपखाने के गोले की तरह उड़ते हुए भेजा गया था, जो शून्य में एक उल्कापिंड में भारी मारा गया था। भारी प्रभाव के कारण उल्कापिंड पर दरार, जिगजैग दरारें दिखाई दी और फिर यह पाउडर जैसे फूले हुए आटे में बिखर गया। ओह, आप ब्रह्मांड 7 से वह तलवारबाज हैं। मैंने आपको यूनिवर्स 10 में देखने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन मेरी ताकत थोड़ी बढ़ गई है। यह अफसोस की बात है कि जहां तक मेरा सवाल है, आप अभी भी चींटी की तरह कमजोर हैं। मीरा ने लापरवाही से तापियन को फेंक दिया और उदासीन तरीके से बात की। निष्पक्ष होने के लिए टैपियन की ताकत पहले से ही एक औसत सुप्रीम काय को पार कर चुकी थी। लगभग सुपर सैयान 2 के स्तर तक पहुंच गई थी। उन्हें ब्रह्मांड में एक विशेषज्ञ के रूप में निश्चित रूप से माना जाता है, लेकिन उनका सामना मीरा से है, एक ऐसी व्यक्ति जो रहस्यमय राज्य सुपर सैया के साथ लगभग तुलनीय है। लोगों के बीच की खाई स्वर्ग और पृथ्वी की तरह है, जिसे पाटना मुश्किल है। ब्रह्मांड 10 में प्रवेश करने का आपका उद्देश्य क्या है? तापियन ने हल्की खांसी दी। मीरा ने झेपते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बताऊंगी? ओह, वैसे चूंकि आप ब्रह्मांड 10 में दिखाई दिए हैं, क्या इसका मतलब ये है कि वे सुपर सैयान भी ब्रह्मांड 19 में आए थे? मीरा ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। वह अभी भी जिया से थोड़ा डरता था। अब डेमिग्रा के पुनरुत्थान के लिए महत्वपूर्ण अवधि है और सुपर सैयान को उसकी योजना में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मुझे गति बढ़ानी होगी। मीरा ने सोचा, पहले रास्ते में आने वाले लोगों को खत्म करने की तैयारी कर रही है। मीरा के चेहरे पर एक स्मीर दिखाई
दिया और उसका शरीर धुंधला हो गया, जो तापियन की दृष्टि से गायब हो गया। टैपियन का दिल तुरंत तनावग्रस्त हो गया और उसने अपने चारों ओर ध्यान से देखा, लेकिन उसके और मीरा के बीच बहुत अधिक ताकत असमानता थी। मीरा चुपचाप टैपियन के पीछे दिखाई दी और अपने हाथ के चाकू को आगे बढ़ाया, जो एक चमकदार प्रभामंडल का उत्सर्जन कर रहा था। पुची, खून के छींटे पड़े। वैक्यूम वातावरण में लाल रक्त छोटे गोल आकार की गेंदों में संघनित होता है, शून्य में तैरता है। एक दिल दहला देने वाला दर्द टैपियन के मस्तिष्क में दौड़ गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने बहुत सारा खून बहाया। नीचे देखने पर उसे मीरा की हथेली दिखाई दे रही थी, जो उसकी छाती में घुस गई थी। अरे, तुम यहाँ क्यों नहीं मर जाते? मीरा ने टैपियन की छाती से हाथ का चाकू वापस खींच लिया, एक ऊर्जा लहर के साथ अपने प्रतिद्वंद्वी को मारने की तैयारी की। इस समय तापियन का चेहरा मुड़ गया और उसने कठिनाई से अपनी बाहों को उठाया। उसकी मुट्ठी चमकते हुए सूर्य की तरह चमक रही थी। स्टारफिस्ट चमकदार रोशनी ने मीरा की आंखों को चुभ दिया, जिससे वह अवचेतन रूप से बचाव करने के लिए उसके सामने अपना हाथ उठा रहा था। लेकिन जब उसने अपनी बाह नीचे की तो उसने अपने सदमे में पाया कि तापियन के स्थान पर खून की कुछ गोल बूंदों के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। इंस्टेंट ट्रांसमिशन, वह वास्तव में बच गया। मीरा उदासीनता के साथ कांप उठी और फिर निराशा से एक ऊर्जा लहर को बाहर फेंक दिया, जिससे दूरी में सभी क्षुद्रग्रह नष्ट हो गए। चमकदार रोशनी ने तुरंत आतिशबाजी की तरह अंधेरे तारों वाले आकाश को रोशन कर दिया। हम्फ, उस छोटी चींटी की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पहले समारोह शुरू करना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें परवाह नहीं है, मीरा अभी भी इस छोटे से एपिसोड को दिमाग में रखती हैं, क्योंकि इस बार उनकी योजना को बिना किसी विफलता के सफल होना है। केवल एक मौका है। अगर वह चूक गए तो अगली बार इसे अंजाम देना बहुत मुश्किल होगा। उस समय उसे न केवल समय के भगवान और विनाश के देवता की खोज का सामना करना होगा, बल्कि टोवा भी उस पर संदेह करने लगेगा। बेशक वह ऐसा कुछ नहीं होने दे सकते। जैसे जैसे मीरा के विचार आगे बढ़े, उनके हाथ की हथेली से एक विशाल और रहस्यमय अंतरिक्ष समय की शक्ति उठी। अचानक बारिश की बूंदों की तरह ब्रह्मांड की गहराई से धीरे धीरे ऊर्जा की एक विशाल मात्रा इकट्ठा हुई, जिसने तब केंद्र के रूप में अपने स्थान के साथ एक बहुत ही जटिल संयोजन गठन का गठन किया। गठन बहुत बड़ा था, जिसमें लगभग एक पूरी आकाशगंगा शामिल थी। novelUSB.com। इस समय प्राचीन तारों वाला आकाश अचानक कांप गया और रहस्यमय ऊर्जा सभी दिशाओं में फैल गई। धीरे धीरे ब्रह्मांड 10 से परे जा रही थी और धीरे धीरे ब्रह्मांड के बाहर अंतरिक्ष समय की गहराई के साथ संचार कर रही थी। हुआला, अंतरिक्ष समय विभाजन खुला। अंदर क्रिम्सन रंगीन भयानक दृश्यों का खुलासा करता है। उग्र और बढ़ती ऊर्जा अराजक थी, जैसे कि यह स्वर्ग और पृथ्वी के अलग होने से पहले था, लगातार बढ़ रहा था और उग्र हो रहा था, जो समय की दरार से थोड़ा लीक हो गया था। यह महसूस करते हुए कि ब्रह्मपूर्ण अंतरिक्ष समय में एक दरार थी, मीरा ने अपनी बाहों को बढ़ाया और तेज आवाज में उत्साह से चिल्लाया, जबकि उसके पूरे शरीर में हड्डियां एक बदलाव से गुजर रही थीं। उसके सफेद बालों से भी रक्त लाल चमक निकलने लगी और उसकी आंखों के कोनों के नीचे की रेखा के निशान धीरे धीरे बड़े और गहरे रंग के होने लगे। मीरा का शरीर डेमिग्रा में बदल रहा था। काय की पवित्र दुनिया। गंभीर रूप से घायल तापियन मीरा के घातक हमले से बचने के बाद सीधे काय की पवित्र दुनिया में वापस आ गया। बैंग, टैपियन जमीन पर गिर गया। हरे घास के मैदान में लाल खून धुंधला हो गया। तापियोन, क्या हुआ? तुमने इतना आहत होने के लिए क्या किया? सुप्रीम काय गोवासु, जो विनाश के देवता और स्वर्गदूत से संपर्क करने वाला था, ने देखा कि तापियन गंभीर रूप से घायल हो गया था और तुरंत तापियन की चोटों की जांच करने के लिए भाग गया। फिर उसने पवित्र जल निकाला, जो सर्वोच्च काय की चोटों को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है, और तापियन को एक पेय दिया। पवित्र पानी उसके मुंह में प्रवेश करने के बाद तापियन की स्थिति धीरे धीरे स्थिर हो गई। क्या हुआ? कौन तुम्हें इस तरह चोट पहुंचा सकता था? गोवासु ने गंभीर भाव से पूछा। तापियन की ताकत के साथ ब्रह्मांड में बहुत सारे विशेषज्ञ नहीं हैं, कौन उसे इस तरह चोट पहुंचाने में सक्षम था? थोड़ी देर आराम करने के बाद तापियन का चेहरा अभी भी थोड़ा पीला था, क्योंकि उसने कहा, यह मीरा थी, वह हिरुडेगान का निर्माता है। नश्वर दुनिया में जो कुछ भी हुआ वह उसके द्वारा किया गया था। मीरा। गोवासु के हाव भाव थोड़े बदल गए। हालांकि वह व्यक्तिगत रूप से मीरा से नहीं मिला था, टैपियन के पिछले विवरणों से वह कल्पना कर सकता था कि वह कितना भयावह है। यह मामला पूरी तरह से संभालने की उनकी क्षमता से परे है। मुझे अभी विनाश के भगवान समा से संपर्क करना है। गोवासु बुदबुदाया और फिर एंजल कुसु को संचार संकेत भेजने के लिए अपनी क्रिस्टल बॉल का इस्तेमाल किया।